everyone. I hope that your अनुभव 2 was good. उम्मीद है कि आपने अनुभव 1 में जो मिस्टेक्स की थी उसमें से काफ़ी कुछ इम्प्रूव की होंगी और कुछ दोबारा रिपीट हुई होंगी, बट ठीक है, लंबी जर्नी है, मिस्टेक्स धीरे धीरे जाएंगी, इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस पे फेथ रखें. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. I am Navneet Chhabra. I'll be taking up the questions from Science and Technology section. Let's start with the first question. So the first question is with respect to the biogas. What is the context of this question? So recently, government inaugurated Asia's largest biogas plant in Sangrur district of Punjab. And also, there are other happenings in this sector too. बहुत से बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जो बायोगैस में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज लॉट इन न्यूज दीज डेज. अच्छा, बायोगैस के बारे में हम डिटेल पूरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, बट द स्ट्रक्चर दैट वी आर गोइंग टू फॉलो इज दिस, दैट इनिशियली इन द फर्स्ट गो आई विल टेल यू द आंसर स्टेटमेंट वाइज, कौन से स्टेटमेंट सही है गलत है, एंड देन वी विल स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व्ड. कोशिश करेंगे कि कोर कॉन्सेप्ट्स के अलावा जो उसके नियर बाई एरियाज हैं वो भी कवर कर लें, ताकि अगर रिलेटेड थीम्स कुछ यूपीएससी पूछती है तो वो भी यहां पे कवर हो जाए. चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है? सो क्वेश्चन इज सेइंग दैट विथ रेफरेंस टू द बायोगैस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल गैसिफिकेशन ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. पाप है, इसका कोल से कोई लेना देना नहीं है. वंस यू नो व्हाट इज बायोगैस, इट्स एब्सोल्युटली ब्लास्फेमी. इट इज इनकरेक्ट. Then the second statement is saying that it burns without smoke, leaving no residue like ash. It is absolutely right. Although लगता है कि extreme statement है, no residue क्या होता है, but this is what most of the government sources say, including our ministry side and including our NCERT. अच्छा, third statement is also right. It is saying that biogas mainly consists of methane and carbon dioxide. तो methane around 60-65% होती है और जो carbon dioxide है वो 30-35% होता है. Fourth is also right. It is saying that unlike natural gas, it is considered as a renewable source of energy. So it is saying two things. एक तो natural gas जो है वो non renewable है और जो biogas है वो renewable है. देखते हैं, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. अच्छा, इसका आंसर हमारा हो गया only 3. आ जाते हैं बायोगैस के कॉन्सेप्ट पे. So what is biogas? Biogas is a type of biofuel. Whenever we hear the term biofuel, हमें अपना प्यारा इथेनॉल याद आता है, राइट? बट इथेनॉल इज जस्ट वन टाइप ऑफ बायोफ्यूल. बायोफ्यूल बहुत तरीके के होते हैं. बायोगैस इज ऑल्सो टाइप ऑफ बायोफ्यूल. अच्छा, एक बार थोड़ा सा बेसिक रिवाइज कर लेते हैं, ये बायोफ्यूल होते क्या हैं. ऑल्दो इट साउंड्स लाइक अ चाइल्डिश क्वेश्चन कि साहब हम प्रीलिम्स के पहले पहुंचने वाले हैं और आप बायोफ्यूल क्या होता है पूछ रहे हो, बट ट्रस्ट मी, कई बार हम बहुत से बेसिक चीजें भूल जाते हैं. जस्ट फ्यू डेज बैक आई वाज डिस्कसिंग one question with one of the students who has given multiple means, और वो ये कंफ्यूज हो रहे थे कि बायो एनर्जी, बायोमास या बायोफ्यूल कह लीजिए, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है. सो एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. सबसे पहली बात, बायोफ्यूल से पहले एक टर्म होता है विच इज बायोमास. इसको देख लेते हैं. व्हाट इज बायोमास? सो बायोमास इज एनी ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज कमिंग फ्रॉम ईदर प्लांट और एनिमल. जैसे कि प्लांट के पत्ते गिर गए, those leaves are nothing but biomass. एग्रीकल्चर के क्रॉप, those crops are nothing but biomass. You cut wood from a tree, that wood is nothing but biomass. Human excreta, that is biomass. Animal waste, that is biomass. आपके घर से जो म्युनिसिपल वेस्ट निकल रहा है, that is also biomass. So anything that is coming from plant and animal, that is biomass. Now coming to this second term, which is biofuel. So biofuel is that fuel which is derived from biomass. अब ट्रेडिशनली अगर हम कुछ डिकेड्स पहले चले जाएं तो होता यह था कि वो बायोमास को सीधा बर्न कर देते थे एंड दे यूज्ड टू गेट एनर्जी आउट ऑफ दैट, और वही उनका बायोफ्यूल था. जैसे कि वुड जला दी, लकड़ी जला दी, जो हीट आई, दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. तो वो उनका वही वुड बायोमास डायरेक्टली बायोफ्यूल बन गया. बट नाउअडेज वी हैव बिकम एडवांस्ड, हम उसे प्रोसेस करते हैं. क्यों? अगर आप वुड को डायरेक्टली जलाएंगे, ऑब्वियसली एनर्जी एफिशिएंसी इज लो एंड ऑल्सो देयर विल बी लॉट ऑफ पॉल्यूशन, रेसिड्यू बहुत ज्यादा बचेगा. सो नाउ वी हैव बिकम एडवांस इन टर्म्स ऑफ बायोफ्यूल. हम क्या करते हैं? बायोमास को प्रोसेस करते हैं. प्रोसेस का मतलब, जैसे कि एग्रीकल्चर क्रॉप ली, मेज लिया, उसका फर्मेंटेशन किया तो हमारा बन गया इथेनॉल. बायोगैस भी इसी प्रोसेसिंग के थ्रू बन रही है. बट बायोगैस क्योंकि हमें डिटेल में बात करनी है तो
1 मिनट का वेट करिए, उस पे आते हैं। अभी जो बायोफ्यूल है, ये बायोफ्यूल कैन बी ऑफ 3 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल स्टेट। ईदर इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का एग्जांपल अगर ट्रेडिशनल में से देखना है तो वुड ले लीजिए, अगर थोड़ा सा प्रोसेस्ड वर्जन देखना है तो चारकोल ले लीजिए। चारकोल क्या होता है? सो चारकोल इज समथिंग दैट यू ऑब्टेन आफ्टर हीटिंग वुड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लिक्विड का, लिक्विड से तो हमारा प्यारा इथेनॉल है, बायोडीजल भी है, ये सब लिक्विड बायोफ्यूल है। गैशियस में हमारा क्वेश्चन है बायोगैस। अब लिक्विड तो हम बहुत बार पढ़ते ही रहते हैं, अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे, कभी किसी और अनुभव में अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे। बट फिलहाल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी बायोगैस इन डिटेल। और बायोगैस से रिलेटेड एक और गैसियस फ्यूल होता है विच इज नेचुरल गैस। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहली बात, बायोगैस बनती कैसे है? सो व्हाट वी डू इज वी डिकम्पोज द plant and animal residue in absence of oxygen. 3 things. We are taking residue of plant and animal, we are decomposing it, and third, we are decomposing it in the absence of oxygen. इससे जो गैस निकलती है that is biogas. तो इस बायोगैस का सोर्स क्या हो गया? अगर हम यहां पे एक टेबल है विच इज बायोगैस और नेचुरल गैस का डिफरेंस है, इसी के थ्रू हम सारी चीजें कॉन्सेप्ट समझते जाते हैं। तो बायोगैस का सोर्स क्या हो गया? बायोगैस का सोर्स हो गया आपका प्लांट और एनिमल के रेसिड्यू। बट एक चीज ध्यान देने वाली है, फ्रेश रेसिड्यू जो अभी अभी गिरा है। अब ये फ्रेश रेसिड्यू का क्या मतलब है, थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे जब नेचुरल गैस की बात करेंगे। इसे हम बायोमास भी कहते हैं, ठीक है? तो इसका सोर्स क्या है? बायोमास है। इन केस ऑफ नेचुरल गैस आपका सोर्स है फॉसिल। फॉसिल क्या है? So fossil is again plant and animal residue, but this time this has gone through the decomposition of million of years. ये अर्थ की सरफेस के नीचे बरी हो गया और बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर में मिलियन ईयर्स तक इसका डिकम्पोजिशन हुआ एंड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल, और यहीं से हमारी कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस सब आ रही है। तो है अल्टीमेटली प्लांट और एनिमल रेसिड्यू, बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये फ्रेश रेसिड्यू है एंड वी आर कॉलिंग इट बायोमास। बट ये जो है मिलियन ईयर से पड़ा हुआ है अर्थ के नीचे एंड वी आर कॉलिंग इट फॉसिल। कंपोजिशन की बात करते हैं, बायोगैस केमिकली क्या होती है? तो जैसा अभी हमने कहा कि अराउंड 65% जो है वो होता है CH4 प्लस अराउंड 30% आपका जो होता है दैट इज CO2। व्हाट अबाउट नेचुरल गैस? इन केस ऑफ नेचुरल गैस 90% से ज्यादा इज मीथेन, और ये जो हीट आती है, जो एनर्जी आती है, वो एक्चुअली मीथेन से आ रही है। So because मीथेन जो है नेचुरल गैस में ज्यादा है, इट मींस द एनर्जी कंटेंट ऑफ नेचुरल गैस इज हायर। ये तो फायदा है, बट इसका नुकसान भी है। नुकसान ये है साहब कि बायोगैस जो है हमारी वो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है और ये जो है नॉन रिन्यूएबल है। अब जरा सोचिए कि अल्टीमेटली तो दोनों ही प्लांट और एनिमल के रेसिड्यू से आ रहे हैं, बट ये फ्रेश वाला रिन्यूएबल है और ये फॉसिल वाला नॉन रिन्यूएबल है। व्हाई? नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मींस दैट विच इज प्रैक्टिकली फाइनाइट। अगर आप इसे कंज्यूम थोड़ी फास्टर पेस से करेंगे तो ये कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। क्या इसके बारे में ऐसा ट्रू है नेचुरल गैस के बारे में? बिल्कुल, बिकॉज इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर इट्स फॉर्मेशन। तो प्रैक्टिकली कई जनरेशन तक तो अगर आपने नेचुरल गैस यूज कर ली तो नेचुरल गैस बनेगी नहीं दोबारा। सो इट इज प्रैक्टिकली फाइनाइट, इस वजह से ये नॉन रिन्यूएबल हो गया। बट व्हाट अबाउट बायोगैस? बायोगैस किससे बन रही है? फ्रेश रेसिड्यू से बन रही है, प्लांट या एनिमल वेस्ट। अब प्लांट और ट्रीज जो है जितने उगाने हैं आप उगाते रहो, और एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट तो हमेशा रहेगा, राइट? सो इट्स सोर्स इज वेरी शॉर्ट टर्म, मतलब आप 10 साल के अंदर एक ट्री बन जाएगा और उसके वेस्ट से आपकी बायोगैस बन जाएगी। सो प्रैक्टिकली इट इज इनफाइनाइट एंड दैट इज व्हाई वी से दैट इट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है विच वी शुड नो, which is the impact on climate of biogas and natural gas. देखिए, चाहे आप बायोगैस को बर्न करें चाहे नेचुरल गैस को बर्न करें, CO2 निकलती है, which is a greenhouse gas which will cause global warming. But still we say that biogas is carbon neutral, whereas the natural gas causes global warming. Why we say this thing?
भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो दोनों से आई, बट देयर इज वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस। देखिए यहां जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है इन केस ऑफ नेचुरल गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस कोल के अंदर, इस नेचुरल गैस के अंदर, इस पेट्रोलियम के अंदर, ऑल ऑफ देम आर फॉसिल फ्यूल ओनली, इट वाज बरीड इनसाइड द अर्थ फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इनको बर्न करने से निकलती है, ये आ कहां से रही है? ये इनके अंदर से आ रही है, राइट? चाहे वो बायो गैस के केस में हो, चाहे नेचुरल गैस के केस में हो, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, जब आप बर्न करते हैं तो ये निकल जाती है, ठीक? अब नेचुरल गैस के केस में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है मिलियन ईयर्स तक अर्थ के नीचे पड़ी हुई थी, एंड नाउ सडनली यू टुक इट आउट फ्रॉम द बीनीथ ऑफ द अर्थ एंड यू बर्नड इट, और ये एटमॉस्फेयर में जाके ऐड हो गई, तो ये न्यू कार्बन डाइऑक्साइड की तरह दिखती है। बट अगर आप बायोगैस के से जो रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड उसको सोचे, सो होता क्या है कि लेट्स से आपने ट्री को 10 साल तक उगाया, 10 साल में इसने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की होगी फोटोसिंथेसिस करते समय। अब 10 साल तक इसने एब्जॉर्ब की और अचानक से फिर आपने एक दिन उसको जला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड इसने रिलीज कर दी। बट इसने कितनी रिलीज की? उतनी ही रिलीज की जितनी इसने एब्जॉर्ब की थी। तो अल्टीमेटली तो कार्बन न्यूट्रल रहा ना भाई, जितनी एब्जॉर्ब करता रहा वही बाद में ये जाके एमिट कर देगा। बट इन केस ऑफ नेचुरल गैस प्रॉब्लम ये है कि साहब ये अभी तो एग्जिस्ट करती ही नहीं थी प्रैक्टिकली कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो अर्थ के नीचे जाके ट्रैप पड़ी थी, आपने अर्थ के नीचे से निकाला और उस न्यू कार्बन डाइऑक्साइड को जाके एटमॉस्फेयर में ऐड कर दिया। दैट इज व्हाई ये हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा है, बट ये तो प्रैक्टिकली उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है जितनी इसने एब्जॉर्ब की थी। सो दैट इज व्हाई इट्स अ वेरी फेमस लाइन कि बायोगैस इज अ कार्बन न्यूट्रल फ्यूल। आप जितने भी गवर्नमेंट के आर्टिकल देखेंगे ना बायोगैस के बारे में, उसमें ये वर्ड लिखा रहता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कार्बन न्यूट्रल सुन रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है इन केस ऑफ बायोगैस। चलिए अब इसमें एक स्टेटमेंट हमारा और छूट रहा है क्वेश्चन का। अब भाई पहला स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली गलत हो गया, थर्मल गैसिफिकेशन ऑफ कोल से कोई लेना देना नहीं है, कोल तो मिलियन ईयर्स बाद बनेगा, ये तो तुरंत बन के तैयार हो जाएगी। सेकेंडली आपका ये स्टेटमेंट जो है इसके बारे में हमने बात नहीं की, दिस इज वेरी ट्रू। जब आप बायोगैस को बर्न करते हैं इट लीव्स नो रेसिड्यू, एक्सट्रीम लगता है बट दिस इज ट्रू। ये तो हमने बात करी ली, थर्ड की सही है, ये भी बात हो गई। चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा हुआ खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज विथ रिस्पेक्ट टू अ टर्म रिसेंटली सीन इन न्यूज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। देखिए स्पेस के जो क्वेश्चन होते हैं लार्जली दो कैटेगरी में फिट करते हैं, या तो वो मिशन रिलेटेड, मिशन या कोई हमारी टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, या फिर वो कोई स्पेस में कोई एक टर्म होगा, कोई बॉडी मिली होगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। सो दिस फिट्स इनटू द सेकंड कैटेगरी। द क्वेश्चन सेज दैट द टर्म एमेटरासु recently seen in the news is most closely related to, आंसर है अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे। कॉन्टेक्स्ट क्या है इस क्वेश्चन का? सो कॉन्टेक्स्ट ये है कि कुछ मंथ पहले बाहर से एक आउटर स्पेस से एक पार्टिकल आता है विच इज वेरी हाई एनर्जी पार्टिकल। इनफैक्ट दिस इज द सेकंड हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल दैट वी हैव सीन टिल नाउ। 1991 में एक पार्टिकल आया था बाहर से विच इज नोन एज ओ माई गॉड पार्टिकल, नाम भी बड़ा प्यारा हमने रखा है इसका। ये 1991 में आया था। दिस वाज द हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल दैट केम टू अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस, और सेकंड हाईएस्ट जो आया है वो एमेटरासु है। दिस इज सो हाई दैट इट इज फार फार ग्रेटर देन एनी सुपरनोवा ऑफ स्टार। सुपरनोवा क्या होता है? स्टार जब अपनी एंड के लाइफ के एंड में होता है इट एक्सप्लोड्स और उससे बहुत एनर्जी निकलती है, उससे कहीं ज्यादा एनर्जी इस एमेटरासु पार्टिकल में थी। बाय द वे कॉस्मिक रे क्या टर्म है? सो कॉस्मिक रे इज एनी पार्टिकल दैट इज कमिंग टू अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस, उसे हम कॉस्मिक रे कह देते हैं। व्हाई कॉस्मिक रेज आर इंपॉर्टेंट? बिकॉज they are one of the very few rare samples that directly come from outer space. आप टेलीस्कोप वगैरह से जितनी ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजें, दैट इज इनडायरेक्ट, बट आउटर स्पेस से आपके पास कोई पार्टिकल आता है और अर्थ में उसका आपको सैंपल मिल जाता है। नाउ यू कैन स्टडी डायरेक्टली दैट सैंपल। तो इस वजह से कॉस्मिक रेज जो होते हैं, जो पार्टिकल बाहर से आते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज इन द न्यूज। अब इसमें दो चीजें हो गई एमेटरासु को जो फेमस बनाती है, एक तो साहब ये सेकंड हाईएस्ट एनर्जी हो गया। Secondly, there was another surprising thing. So normally what happens whenever certain high energy particle comes, we know कि कहाँ से आ रहा होगा, exactly भले ना जानते हो, but एक estimation होता है कि भाई यहाँ से आ रहा होगा। But this time, this cosmic ray, this Amaterasu
was coming from a region where we do not have anything in space. वहां पे हमें एक local void सा लगता है, and despite that, despite we not being able to observe anything, वहां से एक इतना high energy particle आ रहा है, so it was again a mystery for scientists. इससे ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं. अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे. So the next question is with respect to the NFC, near field communication. बहुत सालों से न्यूज में रहता है, बट इस साल जो है अगेन देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू इट. हुआ ये कि एनपीसीआई ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, यूपीआई लाइट. शायद आपने नाम सुना होगा. इट्स अ वर्जन ऑफ यूपीआई. सो नॉर्मल यूपीआई नीड्स द इंटरनेट. यूपीआई लाइट प्रोडक्ट हैज बीन लॉन्च्ड फॉर टारगेटिंग those areas which are rural, which do not have proper internet connectivity. Secondly, ये लो डिनोमिनेशन ट्रांजैक्शन के लिए, इट मींस लेस देन 500. अब ये जो यूपीआई लाइट है दैट इज यूटिलाइजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ एनएफसी. एनएफसी पे यूपीएससी ने पहले एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, बट द डायमेंशंस कवर्ड बाय यूपीएससी वर डिफरेंट. सो यूपीएससी जब भी कोई थीम रिपीट करती है, यू विल रियलाइज कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, उसके थीम रिपीट होगी और न्यू डायमेंशन आएगा. सो दैट इज व्हाई वी हैव गिवन न्यूअर डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू एनएफसी. अगेन क्या है एनएफसी बात करेंगे, बट पहले हम स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इट इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट प्राइमरली यूजेस इंफ्रारेड वेव्स. गड़बड़ हो गई, नहीं, दिस यूजेस रेडियो वेव्स. ठीक है, अब थोड़ी देर में समझेंगे इसकी इंपॉर्टेंस, बट फिलहाल के लिए दिस इज इनकरेक्ट. The second statement is saying that NFC enabled devices must be either physically touching or within a few centimeters from each other for data transfer to happen. बिल्कुल सही है. Again, significance थोड़ी देर में समझ जाएंगे. Third is wrong. It is saying that it is less secure than other wireless communication. No, it is way more secure than many other wireless communication methods. इसका आंसर क्या हो जाएगा? Only one. अब एक काम करते हैं कि इस टर्म को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं. नियर फील्ड कम्युनिकेशन. नियर फील्ड कम्युनिकेशन तो सबसे पहली तो बात क्लियर हो गई साहब, ये कम्युनिकेशन का मेथड है. सो इट विल क्रिएट अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस. कम्युनिकेशन का मतलब फॉर एग्जाम्पल डेटा ट्रांसफर करना, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट, इमेजेस, कुछ भी चीजें ट्रांसफर करना. ठीक है. सेकेंडली इट इज सेइंग दैट इट इज अ नियर फील्ड कम्युनिकेशन. इस नियर वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है? सो इट कैन क्रिएट अ कम्युनिकेशन बिटवीन ओनली दोज डिवाइसेस विच आर वेरी नियर टू ईच अदर. कितना नियर? तो या तो फिजिकली टचिंग हो या फिर फ्यू सेंटीमीटर्स में हो, तभी कर पाएगा ये. अच्छा, इस फील्ड का क्या मतलब है? सो बेसिकली होता यह है, देखिए एनएफसी क्या काम करता है. सो दो डिवाइसेस होंगे, दोनों एनएफसी इनेबल्ड होने चाहिए. एनएफसी इनेबल्ड का क्या मतलब है? बेसिकली इसमें एक एनएफसी की चिप होनी चाहिए, एंड व्हेन यू ब्रिंग देम क्लोज यू कैन ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम दिस डिवाइस टू द अदर डिवाइस. अगर ये दोनों एनएफसी इनेबल्ड हैं तब. Now, how this happens is basically an electric field is created between these two devices. और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से ये डेटा ट्रांसफर होता है. तो ये जो फील्ड है दैट इज रिप्रेजेंटिंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट गेट्स जनरेटेड व्हेन यू ब्रिंग दीज टू डिवाइसेस टुगेदर. अगर आपने कभी देखा हो तो कुछ फोन ऐसे होते हैं कि अगर आपको मान लीजिए एक फोन से, ये स्मार्टफोन है, इससे एनएफसी इनेबल्ड है, और दूसरा एक एनएफसी इनेबल्ड स्मार्टफोन है, आपको यहां से डेटा ट्रांसफर करना है. यू जस्ट टच देम टुगेदर एंड यू कैन ट्रांसफर द डेटा. कोई ब्लूटूथ की तरह पेयरिंग की जरूरत नहीं है, कोई वाईफाई वाले पासवर्ड की जरूरत नहीं है. यू जस्ट ब्रिंग देम टुगेदर एंड यू कैन ट्रांसफर द डेटा. इसका और आपने यूज देखा होगा, जो आपने टैप एंड पे वाले कार्ड्स देखे होंगे, क्रेडिट कार्ड वगैरह, जिसे कॉन्टैक्टलेस कार्ड कहते हैं, दे आर ऑल्सो यूटिलाइजिंग दिस ओनली. तो वो जो आपका कार्ड है दैट इज एनएफसी इनेबल्ड, उसमें एनएफसी की चिप है, और जो आप रीडर है जहां से पेमेंट डिडक्ट होगी दैट इज ऑल्सो एनएफसी इनेबल्ड. तो आप इस कार्ड को, एक एनएफसी डिवाइस को उसके रीडर के पास ले जाते हैं और वो पेमेंट डिडक्ट हो जाती है. सो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दी एनएफसी.
तो अब इस वर्ड के 3 मीनिंग हो गए, इस वर्ड के 3 पार्ट्स हो गए। नियर, कम डिस्टेंस पे काम करने वाला है, फ्यू सेंटीमीटर्स में। फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है दोनों डिवाइसेस के बीच। थर्ड, कम्युनिकेशन का मेथड है। अच्छा, ये वायरलेस है ऑब्वियसली, भाई दोनों डिवाइसेस के बीच में हमने कोई तारें तो जोड़ी नहीं, वायरलेस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। अच्छा देखिए, जब भी कोई वायरलेस कम्युनिकेशन मेथड होता है तो होता यह है कि एक डिवाइस से कुछ वेव्स निकलेंगी, एंड इन दोज वेव्स वी विल इनकोड द डेटा। डेटा जो होगा उस वेव्स के अंदर होगा, और ये वेव्स जाएंगी दूसरे डिवाइस तक, दूसरा डिवाइस इसको रीड कर लेगा। सो इन दिस केस द वेव्स दैट वी विल यूज, दैट विल बी रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स, याद है वो बचपन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा था, रेडियो, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, विजिबल, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, ये सारा उसका एक पार्ट था रेडियो वेव, जिसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, जो ऐसा ही ऐसी दिखती है बहुत दूर तक, ठीक है। ये रेडियो वेव यूज होती है, ना कि इंफ्रारेड, एंड दैट इज व्हाई द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ आवर क्वेश्चन इज रॉन्ग। अब एक काम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे जरा आते हैं अपन, सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा था? अच्छा, ये तो हमने कर ही लिया कि साहब दोनों डिवाइसेस जो हैं दे शुड ईदर फिजिकली टच और दे शुड बी विद इन फ्यू सेंटीमीटर, ये भी ठीक। ये हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब बात करते हैं इस थर्ड की। व्हाई इज दिस स्टेटमेंट रॉन्ग? व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज मोर सिक्योर? सो व्हाट हैपेंस इज, देखिए जब भी किसी हैकर को मान लीजिए कि हैक करना है डेटा ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, इट नीड सर्टेन टाइम। अगर दो डिवाइसेस बहुत दूर हो और उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा हो, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैकिंग द सिस्टम इज वे हायर। बट इन केस ऑफ एनएफसी दे आर कमिंग सो क्लोज, ये तो तुरंत हो जा रहा है ट्रांसफर। सो वेयर इज द टाइम, वेयर द अपॉर्चुनिटी टू हैक दैट? एंड दैट इज व्हाई वी से दैट इनहेरेंटली एनएफसी इज डिजाइन्ड इन अ वे व्हिच मेक्स इट मोर सिक्योर। इसमें इंक्रिप्शन वगैरह की भी की टेक्निक्स यूज होती हैं, दैट आल्सो मेक्स इट मोर सिक्योर। अच्छा, बाकी जो आपके वाईफाई और ब्लूटूथ के डिवाइसेस होते हैं, दे आर ऑल्सो यूजिंग दी रेडियो वेव ओनली, ठीक है, उसमें भी रेडियो वेव यूज होती है। बट जो उसकी डिस्टेंस है ब्लूटूथ की, दैट इज मेड फॉर सर्टेन मीटर्स। आप 20-30 मीटर्स तक भी यूज कर सकते हैं, वाईफाई की तो और ज्यादा है, राइट। सो उनकी रेंज बहुत ज्यादा है, तो उनके पास बेनिफिट यह है कि उनकी रेंज ज्यादा है। बट इसके पास बेनिफिट क्या है? इट्स वेरी इजी, you do not need to put any pin, you do not need to even pair the device, you just touch it and the data gets transferred। आपको कार्ड से पेमेंट करनी है, आप रीडर के पास कार्ड ले जाइए और पेमेंट हो जाएगी। सो द प्रोसेस इज वेरी इजी, प्रोसेस इज वेरी फास्ट, ब्लूटूथ से बहुत ज्यादा कम टाइम लेता है। एंड थर्ड थिंग इज कि ये सिक्योर ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इसके बेनिफिट। अब आ जाते हैं हमारे एक स्पेस के एक और क्वेश्चन पे, विच इज विथ रिस्पेक्ट टू दी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्बिट्स। assertion reason टाइप में है क्वेश्चन। सो द स्टेटमेंट वन सेज दैट द सैटेलाइट्स इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट अपीयर टू बी स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ सरफेस। बिल्कुल सही बात है। क्या है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं थोड़ी देर में सब क्लियर कर देंगे। स्टेटमेंट टू क्या है? सो इट सेज दैट स्पीड ऑफ सैटेलाइट्स इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ स्पीड ऑफ रोटेशन। ये भी सही है। And in fact, this is the reason why geostationary satellites appear to be stationary from one point on Earth। तो इसका आंसर तो ए है, बट अगर आपको नहीं पता है कॉन्सेप्ट्स तो समझते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, ऑर्बिट क्या है? सो ऑर्बिट इज अ कर्व्ड पाथ अराउंड अर्थ इन विच द सैटेलाइट विल मूव। सो अर्थ के अराउंड पे कर्व्ड पाथ है जिसमें सैटेलाइट मूव करेगा। अब ये ऑर्बिट बहुत तरीके के हो सकते हैं। ऑर्बिट कम हाइट पे हो सकता है, ऑर्बिट अर्थ की सरफेस से ज्यादा हाइट पे हो सकता है, ऑर्बिट जो है अर्थ के पोल के अराउंड घूम सकता है, जैसे कि आप यहां देखिए ये जो ऑर्बिट है ये अर्थ के पोल के अराउंड घूम रहा है। बट इस ऑर्बिट को देखिए, ये अर्थ के इक्वेटर के अराउंड घूम रहा है। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स पॉसिबल फॉर पुटिंग द सैटेलाइट। बट इन सारे ऑर्बिट में एक ऑर्बिट है विच इज वेरी स्पेशल, एंड दैट ऑर्बिट इज जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट होता क्या है? सो फर्स्टली इट इज एट द हाइट ऑफ 35,786 किलोमीटर, ठीक। सेकेंड थिंग इज
इट इज लाइंग ओवर द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटर का जो प्लेन आप देखेंगे उसी प्लेन के ऊपर पे ये ऑर्बिट लाई कर रहा है। अब भाई 35,786 किलोमीटर तो कहीं भी पॉसिबल है ना। अगर आपकी अर्थ है, मान लीजिए ये हाइट है 35,786 किलोमीटर, अब आपका ऑर्बिट ऐसे भी हो सकता है इक्वेटोरियल प्लेन से, लेकिन नहीं, हम इसे इक्वेटोरियल प्लेन के जस्ट ऊपर बना रहे हैं, राइट। सो दीज आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अच्छा, इससे क्या फायदा होता है? सो द बेनिफिट ऑफ इज दिस ऑर्बिट इज दिस कि अगर आप एक ऐसा ऑर्बिट उठाएंगे विच इज एट द हाइट ऑफ 35,786 किलोमीटर और जो कि इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, देन इफ यू पुट सैटेलाइट इन दिस ऑर्बिट, द सैटेलाइट विल लुक लाइक स्टेशनरी। अगर आप अर्थ के किसी एक पॉइंट से देखेंगे तो वो स्टेशनरी दिखता है, वो आपको मूव करता ही नहीं दिखेगा। जैसे कि इस एनिमेशन को फिर से देखते हैं, लुक एट दिस। सो दिस सैटेलाइट इज मूविंग, लेट्स अज्यूम कि ये जो हाइट है ये 35,786 किलोमीटर है, ठीक, और ये इक्वेटोरियल प्लेन के तो ऊपर आपको दिख ही रहा है। अब आप देखिए ये हमेशा एक फिक्स पॉइंट पे पॉइंट कर रहा है। अब अगर कोई उस पॉइंट पे खड़ा होगा तो उसे तो यही लगेगा कि ये सैटेलाइट स्टेशनरी है, राइट। बट व्हाई इज दिस हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग बिकॉज the satellite is rotating with the exact same speed with which the earth is rotating। अगर अर्थ 5 डिग्री घूमती है तो ये सैटेलाइट भी 5 डिग्री घूम जाता है। अर्थ रोटेट की, सैटेलाइट भी उतना रोटेट कर गया। अर्थ फिर 5 डिग्री रोटेट की, सैटेलाइट फिर से रोटेट कर गया। सो इट फील्स लाइक कि भाई सैटेलाइट जो है दैट इज स्टेशनरी। सो सेकेंड स्टेटमेंट भी यही कह रहा था कि साहब speed of satellites in geostationary orbit is same as that of the earth speed of rotation। बिल्कुल सही बात है, और इसी वजह से वो स्टेशनरी लगता है। तो आंसर तो ये हो गया, लेकिन कुछ मिसिंग है इस एक्सप्लेनेशन में, पूरी फील नहीं आई। इतना तो हमने रट्टा मारा हुआ है, थोड़ा सा इसके डेप्थ में जाके हल्का सा देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक। अब आपको लेट्स से ये डिफरेंट ऑर्बिट्स है, ये कम हाइट में आपका ऑर्बिट है और ये ज्यादा हाइट पे ऑर्बिट है, ठीक। नाउ लेट्स अज्यूम दैट यू वांट टू पुट योर सैटेलाइट हियर। आप चाहते हैं कि सैटेलाइट इस ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड घूमता रहे। सो कैन यू गिव इट एनी रैंडम स्पीड? नहीं। इफ यू वांट दिस सैटेलाइट टू ऑर्बिट इन दिस पर्टिकुलर ऑर्बिट, तो आपको एक स्पेसिफिक स्पीड देनी पड़ेगी। अगर वो स्पेसिफिक स्पीड देंगे तभी ये इसमें ऑर्बिट कर पाएगा, अदरवाइज वो फॉल करने लग जाएगा अर्थ पे ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये अर्थ पे फॉल ना करे और ये ऑर्बिट करता रहे, देन यू हैव टू गिव इट अ वेरी स्पेसिफिक स्पीड। सेम गोज फॉर दिस। अगर आप इस ऑर्बिट पे चाहते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक स्पीड देनी पड़ेगी। Now this specific speed actually depends on the height of orbit। अगर आप चाहते हैं कि कम हाइट के ऑर्बिट में आप घुमाएं सैटेलाइट को, then you have to give it very high speed। For example, if I give you an example, अगर आप लो अर्थ ऑर्बिट में हैं, मतलब मान लीजिए आप लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब ये होता है कि अगर आपका ऑर्बिट 1000 किलोमीटर से नीचे है, in that case the satellite moves so fast that in 90 minutes it can cover whole earth। तो अर्थ जब तक एक बार 24 आवर्स में घूमेगी, ये सैटेलाइट बहुत बार अर्थ के चक्कर लगा चुका होगा। बट अगर आप इसे थोड़े से हायर ऑर्बिट में रोटेट कराना चाहते हैं, देन यू हैव टू गिव इट लेसर स्पीड। अब ये जो है धीरे रोटेट करेगा। सो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, सैटेलाइट की स्पीड कम होती जाएगी। देयर विल कम अ पॉइंट वेयर यू हैव रीच्ड दिस हाइट of 35,786 किलोमीटर। जब आप इतना ऊपर ऑर्बिट एक ढूंढ चुके हैं, at that place you have to give it a speed which is exactly same as the earth's rotation speed। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये नंबर आया है, ये कोई जादू से नहीं आया है। अब वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वी आर नॉट एट ऑल वरीड कि हमें वो समझ आए। जस्ट इतना सा लॉजिक याद रखिए कि अगर आपको किसी भी ऑर्बिट में सैटेलाइट को घुमाना है, देन यू नीड टू गिव इट अ स्पेसिफिक स्पीड।
और ये जो स्पेसिफिक स्पीड है दिस विल कीप डिक्रीजिंग एज यू मूव अवे, एज यू मूव हायर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो 35,786 किलोमीटर वो ऑर्बिट की हाइट आती है वेयर यू हैव टू गिव इट अ स्पीड विच इज एग्जैक्टली सेम एज अर्थ रोटेशन, अगर आप चाहते हैं कि इसमें रोटेट कर पाए। एंड दैट इज वाई जब ये अर्थ की स्पीड से, अर्थ की रोटेशन की स्पीड से मैच करता है तो ये स्टेशनरी लगने लग जाता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। इसके एप्लीकेशन पे बात कर लेते हैं। सो वी यूज दिस ऑर्बिट फॉर टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब कम्युनिकेशन के लिए जो भी सैटेलाइट्स यूज करते हैं, राइट, फॉर फोन, फॉर इंटरनेट, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। अब उसमें हम इस ऑर्बिट को क्यों यूज करते हैं? यूपीएससी हैज आल्सो आस्क्ड दिस क्वेश्चन, व्हाई डू वी यूज टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, व्हाई डू वी यूज दिस जियोस्टेशनरी ऑर्बिट फॉर टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट? इसलिए क्योंकि जब आप ग्राउंड पे एंटीना लगाएंगे ना, उस सिग्नल को रिसीव करने के लिए सैटेलाइट से, तो आपको एंटीना बार बार मूव नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज सैटेलाइट इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स वन पॉइंट, और जिस पॉइंट में ये कर रहा है जिस पॉइंट में ये सैटेलाइट सिग्नल भेज रहा है, हम एग्जैक्टली अपना एंटीना उसी पॉइंट पे फिक्स कर देंगे। बट व्हाट इफ ये स्टेशनरी नहीं दिखता, आपको बार बार सिग्नल के लिए एंटीना मूव करना पड़ता, एंड दैट इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग इन केस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, यू वांट 24 आवर कनेक्टिविटी, कि सैटेलाइट से सिग्नल आता रहे, राइट? सो दैट इज व्हाई फॉर टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट वी प्रिफर द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स। आई एम सेइंग वी प्रिफर, एब्सोल्यूट मत लीजिएगा, देयर आर सर्टेन केसेस, बट इन जनरल वी प्रिफर द टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए दिस जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। अच्छा, एक और फेमस ऑर्बिट होता है विच इज पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट जो होता है दैट मूव्स अराउंड द पोल। ठीक, एक और प्रोबेबिलिटी होती है इस ऑर्बिट की कि ये लो अर्थ ऑर्बिट है। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब इसकी जो हाइट है अर्थ से दैट इज लेस देन 1000 किलोमीटर। रिकॉल करिए, वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की हाइट कितनी थी? 35,000 किलोमीटर, और ये कितना है? जस्ट 1000 किलोमीटर, बहुत कम है। सो इट मींस इट विल मूव वेरी फास्ट, राइट? इट मींस 90 मिनट्स के अराउंड में ये अर्थ का एक चक्कर पूरा कर लेगा। इट मींस 24 आवर्स में ये अर्थ की बहुत बार चक्कर काट चुका होगा। सो दैट इज व्हाई वी पुट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जनरली इन पोलर ऑर्बिट। क्यों? रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है? यू आर ट्राइंग टू सेंस द अर्थ फ्रॉम अ रिमोट प्लेस, यू आर ट्राइंग टू टेक पिक्चर ऑफ अर्थ फ्रॉम अ रिमोट प्लेस, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट मैप ऑफ अर्थ फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस। ये सब रिमोट सेंसिंग है। इमेजेस लेना, मैप बनाना, क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी काउंट करना, ये सब कुछ रिमोट सेंसिंग है। आप दूर से बैठ के अर्थ को सेंस करना चाह रहे हैं। अब इसके लिए हमने पोलर ऑर्बिट क्यों चूज किया? टू थिंग्स। एक, ये तो बहुत जल्दी जल्दी चक्कर काट लेगा, सो वी कैन गेट मोर इमेजेस। सेकेंडली, इट इज हैविंग इट्स लोकेशन इन लो अर्थ ऑर्बिट। इसका मतलब ये कम हाइट से फोटो लेगा और फोटो क्लियर आएगी, राइट? टेलीकम्युनिकेशन में यू आर नॉट टेकिंग एन इमेज, आप सिर्फ एक सिग्नल भेजना चाह रहे हैं, so you do not worry if that signal is coming from very far away. But in this case, remote sensing, you are trying to take an image. An image, you need better clarity. For better clarity, you would want to take it from a lesser height. So these are two reasons जिसकी वजह से हम remote sensing satellites को preferably polar orbit में डालते हैं। Again, do not make it a norm कि साहब ऐसा कोई exception नहीं होगा। No, I'm just talking about the general trend. ठीक, ये हो गए हमारे ऑर्बिट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये तो बेसिक है, इस पे ज्यादा कुछ हमारे पास है नहीं डिस्कस करने को। सो इट सेज दैट द टर्म्स HDP, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC कहते हैं इसे प्यार से, और पॉलीस्टीरीन आर रिलेटेड टू, ये बेसिकली है टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। HDPE का मतलब होता है हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। ये क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन इज समथिंग which is in news for so many years. UPSC every year picks one certain kind of pollution. I am not able to recall
that UPSC has asked anything significant from plastic pollution. हो सकता है एक आध बार आया हो, but still there is much to explore. ये तो जो है that is very basic thing, क्योंकि जब आपको प्लास्टिक पॉल्यूशन से फाइट करना है, one of the important thing is to create awareness among public कि सब क्या प्लास्टिक कहां-कहां यूज होती है. तो उसका एक बेसिक सा क्वेश्चन है that these terms are related to the plastic. कोई डिटेल कुछ नहीं है. सो बेसिकली इन सब में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली जानने की कोई जरूरत नहीं है. सो व्हाट हैपेंस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ, डिफरेंट मोल्डिंग एबिलिटी. कुछ प्लास्टिक्स को बहुत ज्यादा मोल्ड किया जा सकता है, कुछ को नहीं किया जा सकता, कुछ ज्यादा टफ होती है. फॉर एग्जांपल दिस HDPE इज वेरी टफ प्लास्टिक. आप जो शैम्पू वगैरह की बॉटल देखते हैं ना, विच इज टफ, दैट इज बीइंग मेड फ्रॉम HDPE. और आप जो डिस्पोजेबल ग्लासेस देखते हैं ना, वो पॉलीस्टीरीन से होते हैं ज्यादातर. आपको एग्जैक्ट जानने की कोई जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर दी सेक ऑफ क्यूरियोसिटी आई टोल्ड यू. हाँ, प्लास्टिक पॉल्यूशन से आपको थोड़ा डिटेल भी पढ़ना पड़ेगा, बट वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर दोज थीम्स इन दी नेक्स्ट सेट ऑफ अनुभव. जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, ट्रस्ट मी, ये किसी भी ईयर में कभी भी इससे पूछा जा सकता है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन हो, चाहे वो साइंस के एस्पेक्ट हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हो. चलिए, अभी तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा था नहीं. अब आ जाते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पे, विच इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियर एनर्जी. अब ये याद रखिए, पोखरण टेस्ट की 25th एनिवर्सरी थी अभी, पोखरण 2 की. सो द न्यूक्लियर एनर्जी इज अ वेरी प्रोबेबल थीम. एंड ऑल्सो मोर देन दैट, यूपीएससी में एनर्जी थीम से क्वेश्चंस 2 या 3 क्वेश्चन एवरी ईयर कम्स. एक डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी पिक कर लेंगे. ऑल्दो न्यूक्लियर एनर्जी उन्होंने 2023 में भी पूछा है, बट बिकॉज ऑफ पोखरण 2 आई थिंक दोबारा पूछे जाने के चांस है. हियर, rather than going by the trend where we ask you very technical things about the nuclear energy, we have tried to check your very fundamental concepts. देखते हैं क्या है ये. So as usual हम पहले statements देख लेते हैं, फिर concept की बात करेंगे. So it's saying that consider the following statements about the nuclear fusion and fission. Firstly, both processes involve reactions that alter the nucleus of atoms. सही है बिल्कुल. Both are widely used in commercial power generation plant. बिल्कुल गलत बात. Fission use होता है but not fusion. Third is saying that both involve the conversion of mass into energy. वो आइंस्टीन का जो हमने इक्वेशन रटा रखा है ना, E is equal to mc square, ये वही खेल है. बात करते हैं एक एक करके. सो इसमें 2 स्टेटमेंट सही हैं, 1 and 3. आंसर इज सी. कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं. What is nucleus energy? Nuclear energy. Nuclear energy is that energy which is stored inside the nucleus of an atom. हमारे आसपास जितनी चीजें सब बनी है एटम से. एटम के अंदर है न्यूक्लियस, एटम के अंदर है न्यूक्लियस, और यहां पे है इलेक्ट्रॉन. इस न्यूक्लियस में क्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक. अब इस न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी जो छुप के बैठी हुई है, दैट एनर्जी इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी. नाउ दिस इज लाइंग इनसाइड द न्यूक्लियस. नाउ यू नीड टू टेक इट आउट. हाउ विल यू टेक इट आउट? सो देयर आर ways. So you have to alter the nucleus. कुछ यहां पे चेंज करने पड़ेंगे, कुछ तोड़फोड़ मचानी पड़ेगी, so that this energy can come out. There are 2 ways to take this energy out. एक है साहब फिजन, एक है फ्यूजन. What is fission? That take a very heavy atom, take a very heavy nucleus and break it into 2 small parts. जब आप इसे ब्रेक करेंगे तो एनर्जी भी साथ में रिलीज होगी, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी अंदर थी. और देयर इज अनदर वे ऑफ फ्यूजन. टेक 2 लाइटर एलिमेंट्स, टेक 2 लाइटर एटम्स एंड कंबाइन इट एंड फ्यूज इट एंड मेक अ हेवी एटम. जब आप इसे हेवी एटम बनाएंगे, साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होगी. दैट इज द सेम एनर्जी विच इज लाइंग इनसाइड द न्यूक्लियस. वही न्यूक्लियर एनर्जी. लेकिन इसके लिए आपको न्यूक्लियस को ऑल्टर करना पड़ेगा, न्यूक्लियस के लेवल पे जाके चेंज करना पड़ेगा. नाउ नोटिस वन वेरी बेसिक थिंग. आपने बचपन से जो केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं, केमिकल रिएक्शन आज तक जिंदगी में जितने पढ़े हैं, केमिस्ट्री में
कि साहब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बना दी, कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाई गई, ये जितने भी रिएक्शंस है केमिकल रिएक्शंस, दे डू नॉट चेंज द न्यूक्लियस, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं और वाटर बना रहे हैं, तब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है और वाटर बन रहा है। बट इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन आप इससे एक लेवल अंदर जा चुके हैं एंड यू आर डिस्ट्रक्टिंग द न्यूक्लियस इटसेल्फ। ईदर यू आर ब्रेकिंग अ न्यूक्लियस इन केस ऑफ फिजन और यू आर कंबाइनिंग टू स्मॉल न्यूक्लियस एंड मेकिंग अ हेवियर एटम। तो आप न्यूक्लियस के लेवल पे चेंज करते हो, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया सॉल्व। थर्ड पे बात करते हैं पहले। थर्ड स्टेटमेंट वाज सेइंग दैट बोथ ऑफ देम इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या है, देखिए व्हेन यू ब्रेक अ हेवी एटम इनटू टू स्मॉल एटम, मान लीजिए फिजन हो रहा है, ठीक, एक हेवी एटम है, इसको लिया, टू स्मॉल, स्मॉल एटम 1, स्मॉल एटम 2, ठीक है साहब। अच्छा एक बात बताइए, थ्योरेटिकली इन दोनों का अगर मैं मास जोड़ूं, स्मॉल एटम 1 एंड स्मॉल एटम 2, इट शुड कम इक्वल टू हेवी एटम, बट नो, we measured that the mass of small atom 1 plus small atom 2 was slightly less than this heavy atom. Where is this mass gone? This mass got converted into energy. तो जो आपको न्यूक्लियर एनर्जी यहां से मिलेगी ना, that nuclear energy is coming from the loss of mass. इस heavy atom से जो ये दो छोटे पार्टिकल बने, इसका एडिशन is not equal to इसका मास. That small loss of mass got converted into huge energy. एक छोटा सा भी मास जो होता है उसमें बहुत एनर्जी होती है, जब वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा इट विल गिव ह्यूज एनर्जी। आइंस्टाइन का ये जो इक्वेशन था E इक्वल टू mc स्क्वायर, उसने यही बोला था दैट मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल, यू कैन कन्वर्ट मास इनटू एनर्जी एंड यू कैन कन्वर्ट एनर्जी इनटू मास। अब सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ फ्यूजन। जब आप एक छोटा स्मॉल एटम 1 प्लस स्मॉल एटम 2 लेते हैं और एक हेवी एटम बनाते हैं, सो थ्योरेटिकली इस हेवी एटम का मास जो होना चाहिए शुड बी इक्वल टू स्मॉल प्लस स्मॉल, बट नो, इट्स स्लाइटली लेस एंड दैट लेस मास इट गॉट लॉस्ट इनटू एनर्जी। तो दोनों में सेम चीज हो रही है, अलग तरीके से हो रही है, बट मास का कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी में। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड स्टेटमेंट पे कि साहब बोथ आर वाइडली यूज्ड इन कमर्शियल पावर जनरेशन। नो, इट्स नॉट राइट। सो वी आर एबल टू यूटिलाइज फिजन फॉर द पावर जनरेशन बट नॉट फ्यूजन। क्यों? बिकॉज वी आर एबल टू कंडक्ट कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन। कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन का मतलब, देखिए जब आप एक एटम को ब्रेक कर रहे हैं, इससे बहुत इनॉर्मस एनर्जी रिलीज हो रही है। You need to conduct this reaction in a controlled manner. अगर आप इसे unregulated छोड़ देंगे, so it will become a weapon, जहां पे बहुत सी एनर्जी रिलीज होगी। बट अगर आप इसे पावर जनरेशन करना चाहते हैं, you would want it in a regulated manner. तो fission we are able to do in a regulated manner, but fusion के केस में we are not able to do. Secondly, fusion को होने के लिए we need very high temperature. Very high temperature. We are not able to generate that high temperature for conducting fusion to generate electricity. अच्छा, when it comes to the weaponry use of nuclear energy, देखिए न्यूक्लियर एनर्जी को दो चीज के लिए यूज कर सकते हैं, either peaceful which is generation of electricity or making weapon. Nuclear energy, you have two uses. पीसफुल, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पावर जनरेशन, और मेक वेपन्स। अब पीसफुल के लिए वी आर एबल टू यूज ओनली फिजन। वी आर एबल टू करेंटली यूटिलाइज ओनली फिजन। थ्योरेटिकली पॉसिबल है,
बट प्रैक्टिकली फ्यूजन को हम अचीव नहीं कर पाए अभी पावर जनरेशन के लिए. बट व्हेन इट कम्स टू द वेपन वी हैव यूटिलाइज बोथ. फिजन भी है हमारे पास और फ्यूजन से भी हम बना लिए हैं वेपन. न्यूक्लियर वेपन जो होता है बेसिकली हम उसे न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं प्यार से. अब न्यूक्लियर बॉम्ब अगर आप फिजन से बनाओगे, अगर आप फिजन से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओगे यू विल कॉल इट एटॉमिक बॉम्ब. एटॉमिक बॉम्ब. और जब आप फ्यूजन से बनाएंगे देन यू विल कॉल इट हाइड्रोजन बॉम्ब. हाइड्रोजन बॉम्ब. The energy of hydrogen bomb is way higher than the atomic bomb. Now you have to tell me this thing. If you are watching it carefully, you have to tell me in the comments that whether the bomb dropped in Nagasaki and Hiroshima was that atomic bomb or hydrogen bomb. And second question, have we ever have we utilized both kind of bombs in war? क्या हमने दोनों टाइप के जो बॉम्ब है वो वॉर में यूज कर लिए हैं अभी तक? तो आपको, अगर आप केयरफुली सुन रहे हैं, यू हैव टू फाइंड एंड टेल मी. चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगेन अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. इसमें हमारे पास डिस्कस करने के लिए अगेन वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स. सो इट्स सेइंग दैट रिसेंटली द रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंथेटिक एम्ब्रियो. व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज नॉट करेक्ट? हमेशा नॉट को अच्छे से ध्यान से मार्क करें. वी मेक सिली मिस्टेक्स, हम करेक्ट के हिसाब से सॉल्व करने लग जाते हैं. अब द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट दे आर क्रिएटेड बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन स्पर्म एंड एग सेल्स इन द लैबोरेटरी. ये गलत है. सेकंड इज राइट, दे कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इंपैक्ट ऑफ जेनेटिक ऑर्डर्स एंड बायोलॉजिकल कॉजेज ऑफ मिसकैरेज. बिल्कुल सही बात है. थर्ड, दे मिमिक द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल ह्यूमन एम्ब्रियो. सही है. दे आर क्रिएटेड विदाउट यूजिंग अ ह्यूमन वूम. That is also right. अब सिंथेटिक एम्ब्रियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, समझ लेते हैं डिटेल में क्या है. स्टेटमेंट पे वापस आ जाएंगे, एक बार कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले सिंथेटिक एम्ब्रियो को किनारे रखिए. लेट्स टॉक अबाउट एम्ब्रियो. आई नो दैट मेनी ऑफ अस हैव नॉट रेड बायोलॉजी प्रॉपर्ली इन स्कूल. हमें बहुत अच्छे से स्पर्म सेल, एग सेल, एम्ब्रियो, फीटस ये सब टर्म नहीं पता है. सो लेट्स क्लियर इट फॉर वंस एंड ऑल. सो ह्यूमन बॉडी हैज मेनी सेल्स, राइट? All the cells are performing different kind of functions. Now among these so many cells there are some cells which are known as reproductive cell. Reproductive cells वो सेल जहां से न्यू लाइफ निकलने वाली है. In case of male this is known as sperm cell and in case of female this is known as egg cell. Now when sperm cell enters the egg cell, when the sperm cell enters the egg cell, we will call it that fertilization of egg has happened. जब ये sperm cell egg cell में enter करेगी, we will call it that fertilization of egg has happened. And now the egg that is formed, we will call it fertilized egg. इस प्रोसेस के बाद जो एग का स्टेज होगा, we will call it fertilized egg. इस fertilized egg का एक स्पेशल नाम होता है and that name is we call it zygote. Zygote. Zygote is just one cell. एग सेल में स्पर्म सेल एंटर कर गया, अब ये जो न्यू सेल बन रही है that we call it zygote. Zygote is the first cell of the new life. पेरेंट से जो बेबी का क्रिएशन होने वाला है, that baby's first existence has come in the form of zygote. Zygote is the first cell of new life. Now what will happen is this one cell will start dividing. Zygote हमेशा याद रखिए, this is just one cell, but this cell is very unique. It has lot of powers. It can convert into as many cells as it wants. इसका डिवीजन होगा, one cell से 2 सेल बनेगी, 2 सेल से 4 सेल बनेगी, 4 से 8 बनेगी, and a stage will come
that after around 3 months, after around 3 months, sorry 3 weeks, आफ्टर अराउंड 3 वीक्स ये जाइगोट डिवाइड होता रहेगा. कुछ स्टेप्स आते हैं, उनके नाम है, बट वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न कि उनके नाम क्या है. बट 3 वीक्स के बाद जो स्टेज आएगा दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. वी कॉल दैट स्टेज एम्ब्रियो. एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो इज जस्ट एन अर्ली स्टेज ऑफ द न्यू लाइफ. ये अर्ली स्टेज कब आया है? जाइगोट के 3 हफ्ते बाद. सो 3 वीक्स तक जाइगोट डिवाइड हो रहा है, बहुत सी सेल बन रही हैं, एंड देन कम्स अ स्टेज वेयर वी विल कॉल दैट ग्रुप ऑफ सेल्स एज एम्ब्रियो. अब ये 9 वीक तक यही कंडीशन चलेगी टिल 9 वीक. 3 वीक से लेकर 9 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक, 3 वीक टू 9 वीक ऑफ प्रेगनेंसी वी विल कॉल इट एम्ब्रियो. बट आफ्टर 10 वीक्स we will say that fetus has formed. धीरे धीरे लाइफ प्रोग्रेस कर रही है और कुछ नहीं है. सो 10 वीक के बाद we will call the same embryo as fetus. एम्ब्रियो की जर्नी थी 3 वीक से 9 वीक तक. अब ये फीटस जो है 10 वीक से लेके पूरा आपका 9 मंथ्स तक जाएगा टिल दी एंड ऑफ प्रेगनेंसी, एंड द बेबी विल कम. सो दिस इज द जर्नी ऑफ द zygote to the new baby. Now let's talk about ये सिंथेटिक एम्ब्रियो क्या है. अब देखिए इस एम्ब्रियो की स्टार्ट कहां से हुई थी, इस एम्ब्रियो की कहानी. एम्ब्रियो, द स्टोरी ऑफ एम्ब्रियो स्टार्टेड व्हेन द स्पर्म सेल fertilized the egg cell, when the sperm cell entered the egg cell. But in case of synthetic embryo, we do not do the fertilization of sperm cell and egg cell. जो लाइफ जो नेचर ने दिया है दैट इज स्पर्म सेल और एग सेल से मिलके ही एम्ब्रियो बनेगा. बट व्हाट वी डिड इन दिस केस इज वी डिड समथिंग वेरी डिफरेंट. देखिए अगर आप स्पर्म सेल और एग सेल को लेबोरेटरी में फर्टिलाइज करेंगे ना, नॉर्मली इट विल फर्टिलाइज इन यूटेरस नेचुरली, बट इफ यू फर्टिलाइज इट इन लेबोरेटरी, वो मेथड आपने सुना होगा आईवीएफ. आईवीएफ आपने सुना होगा एज अ ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी इन सम केसेस. दिस मेथड इज नथिंग बट the fertilization of sperm cell and egg cell in a laboratory. ये बहुत पुराना मेथड है, but this synthetic embryo is something very different. It is something very advanced, जो कि just पहला synthetic embryo अभी हमने वर्ड में बनाया है. Synthetic embryo क्या करता है? That synthetic embryo will surpass the sperm cell and egg cell. It will take a stem cell. It will take a stem cell from an existing embryo. कोई और existing embryo होगा जो कि naturally बना हुआ है. It will take a stem cell out of that. अब ये stem cell क्या होता है? See, stem cell का detailed discussion I have done in the अनुभव 1. If you face problem with terms like stem cell, totipotent, pluripotent, multipotent, please watch that discussion. You will understand everything very clearly. But यहाँ पे briefly बात करते हैं. So stem cells are certain special cells in human body which have the ability to convert into other cells. अब सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी होती है जाइगोट से आने वाले सेल की, क्योंकि जाइगोट तो वो बेसिकली समझ लीजिए कि सारी लाइफ का पोटेंशियल वही है. जाइगोट से अगर आपने कोई सेल निकाल ली तो उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई सा भी ऑर्गन. यू कैन कन्वर्ट इट इनटू ब्रेन, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू हार्ट, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू स्किन, you can convert it into eyes, you can convert it into liver. अगर आपने जाइगोट से कोई सेल निकाल ली तो. बट अगर आपने एम्ब्रियो से सेल निकाली, इसे हम कहते हैं प्लूरीपोटेंट सेल. प्लूरीपोटेंट सेल मींस प्लूरीपोटेंट सेल इज अ टाइप ऑफ स्टेम सेल. ठीक है, प्लूरीपोटेंट इज अ टाइप ऑफ स्टेम सेल. प्लूरीपोटेंट सेल इज दैट टाइप ऑफ स्टेम सेल which can convert into any other cell except for certain fuse. except for certain fuse. कौन सी टाइप की? कुछ ऑर्गन्स होते हैं, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड. अम्बिलिकल कॉर्ड बेसिकली आपने देखा है वो चाइल्ड के बर्थ के समय देयर इज समथिंग कमिंग आउट ऑफ द नेवल ऑफ द बेबी
जिसे कट कर दिया जाता है, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान किड को, बेबी को न्यूट्रिशन पहुंचाने का मैकेनिज्म रहता है। मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन आता है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा भी एक टेम्पररी ऑर्गन है जो प्रेगनेंसी के दौरान बनता है। सो जो किड के पास अम्बिलिकल कॉर्ड आ रहा है मदर की तरफ पे, इट इज प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा इज अ टेम्पररी ऑर्गन इन द मदर्स बॉडी विच विल सप्लाई न्यूट्रिशन टू द बेबी। ये जो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड है, प्लूरिपोटेंट सेल कैन नॉट फॉर्म दिस, बट अदर देन दिस आप जो अभी ह्यूमन बॉडी में जितने ऑर्गन देख रहे हैं ना, ऑल ऑफ देम कैन बी फॉर्म बाय प्लूरिपोटेंट सेल। प्लूरिपोटेंट सेल क्या है? स्टेम सेल, जो कि किससे आ रही है? एम्ब्रियो से। अच्छा, इसको कौन बना सकता है अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा को? अगर आप जाइगोट से लेंगे ना, तो जाइगोट कैन इवन फॉर्म दैट। अगर आपको इसका डिटेल डिस्कशन चाहिए, आप अनुभव 1 पे देख सकते हैं। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। नाउ व्हाट साइंटिस्ट डिड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिंथेटिक एम्ब्रियो इज दिस, they took a pluripotent cell, and because this pluripotent cell has the ability to convert into any type of cell except for those two, उन्होंने इससे एम्ब्रियो बना लिया। They started changing this stem cell in the laboratory. They started changing this pluripotent cell from the laboratory and converted it into a set of cells which looks like a natural embryo. नेचुरल एम्ब्रियो में जिस जिस टाइप की सेल होती है, वी ट्राइड टू मेक इट लाइक दैट। एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं बना पाए, बट इट वाज वेरी मच लाइक दैट। सो नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड नो। फर्स्टली, इफ वी आर टेकिंग अ स्टेम सेल फ्रॉम एम्ब्रियो और एनी नेचुरली अकरिंग थिंग, शुड वी कॉल इट कंप्लीटली सिंथेटिक? पूरा तो हमने लेबोरेटरी में नहीं बनाया ना, हमने एक स्टेम सेल ली नेचुरल एम्ब्रियो से, and then we converted that stem cell into a synthetic embryo. So is it right to call it completely synthetic? No, because we have utilized certain natural things. ठीक, पहली बात तो ये। सेकेंडली, आपको ये तो समझ आ गया कि स्पर्म सेल और एग सेल का यूज नहीं हुआ। आपको ये भी समझ में आ गया कि ह्यूमन वूम का यूज नहीं हुआ है। यू जस्ट टुक आउट दी स्टेम सेल और आपने उसे लेबोरेटरी में बना दिया। देयर आर फ्यू अदर थिंग्स। फर्स्टली, जब आप प्लूरिपोटेंट सेल लेते हैं लेबोरेटरी में, यूजुअली यू डू नॉट टेक इट फ्रॉम डायरेक्ट एम्ब्रियो, नेचुरल एम्ब्रियो। क्यों? क्योंकि नेचुरल एम्ब्रियो से अगर आप लेंगे, इट इन्वॉल्व सर्टेन एथिकल एंड लीगल प्रॉब्लम्स कि आप नेचुरल एम्ब्रियो के साथ कुछ छेड़खानी कर रहे हैं। सो वी हैव डेवलप्ड अनदर मैकेनिज्म। हम क्या करते हैं कि बॉडी के किसी डेवलप्ड ऑर्गन से एक सेल निकालते हैं। ये प्लूरिपोटेंट नहीं है, अभी ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल नहीं है, बट वी कन्वर्ट इट इनटू लेबोरेटरी into a kind of pluripotent cell, जिसको हम induced pluripotent cell बोल देंगे। induced pluripotent का क्या मतलब है कि pluripotent तो है, बट एम्ब्रियो से नहीं आई। इसे हमने किसी भी एक नेचुरल अपने डेवलप्ड ऑर्गन से लिया, लेबोरेटरी में उसको pluripotent बना दिया। नाउ दिस हैज बिकम केपेबल टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ सेल, और उससे फिर हम एम्ब्रियो बनाएंगे। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, वॉच द होल डिस्कशन ऑफ स्टेम सेल। अब ये हो गई हमारी बात कि सिंथेटिक एम्ब्रियो ऐसे बना। अब आ जाते हैं कुछ और स्टेटमेंट्स पे जो पीछे हमने पढ़े थे। एक साहब, हमने ये तो देख लिया कि ये गलत है, स्पर्म और एग सेल से नहीं बने। हमने ये भी देख लिया कि ये सही है, दे आर क्रिएटेड विदाउट यूजिंग अ वूम, दे मिमिक द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल ह्यूमन एम्ब्रियो, बिल्कुल सही है। दे डू नॉट लुक लाइक अ रेप्लिका ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो, बट ह्यूमन एम्ब्रियो जैसे जैसे डेवलप होगा, सेम एग्जैक्टली डेवलपमेंट जर्नी सिंथेटिक एम्ब्रियो की होगी। B statement is also right, that it can help us in understanding the impact of genetic disorder or the causes of miscarriage. Miscarriage मतलब miscarriage of pregnancy. Why? See, the thing is, we have certain legal conditions, legal and ethical conditions, because of which we are not able to research much on natural embryo. नेचुरल एम्ब्रियो की आप लेबोरेटरी में ज्यादा रिसर्च नहीं कर सकते हैं, because there are ethical as well as legal considerations involved. So that is why you are not able to research much about the early stage of baby's development, because you are not able to do the early stage study. That is why we do not know exactly कि genetic disorders का impact कब से चालू होता है, and how a pregnancy fails, how a pregnancy converts into a miscarriage. Because we are not able to study natural embryo, we are not able to know these things perfectly. But now, when we have synthetic embryo,
तो सिंथेटिक एम्ब्रियो पे वो लीगल कंडीशंस नहीं लगेंगी. That is why the study of early stage of life has become possible, and that is why we can know about genetic disorders and the causes of miscarriage. ठीक. अच्छा, हम कह रहे हैं लीगल कंडीशन, तो ये क्या इंडिया में भी एग्जिस्ट करती है? सी, इंडियन लॉज आर नॉट वेरी एक्सप्लिसिट, दे डू नॉट से एनीथिंग डायरेक्टली अबाउट सिंथेटिक एम्ब्रियो, बट आईसीएमआर ने कुछ एथिकल गाइडलाइंस निकाली है स्टेम सेल रिसर्च के बारे में. अब भाई एक तरीके का स्टेम सेल रिसर्च ही है ना ये. आपने स्टेम सेल निकाली और उसको एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर दिया, राइट? सो वी हैव सर्टेन एथिकल गाइडलाइंस फ्रॉम आईसीएमआर, बट लॉज के टर्म्स में वी डू नॉट हैव एनी एक्सप्लिसिट लॉज विद रिस्पेक्ट टू सिंथेटिक एम्ब्रियो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अगेन लुक एट दिस क्वेश्चन. सो इट सेज दैट व्हाई डज फूड कुक फास्टर इन प्रेशर कुकर. इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखिए, समटाइम्स यूपीएससी डज आस्क अबाउट द ट्रिविया फ्रॉम द डेली लाइफ. कुछ डेली लाइफ की एक प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी पकड़ लेंगे एंड दे विल आस्क यू अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ दैट. उसी से रिलेटेड है एक जनरल एप्लीकेशन ऑफ माइंड. बचपन में हमने पढ़ा है, ठीक है, बट मोस्टली वी हैव फॉरगेटन कि होता क्या है. सो द आंसर इज दिस. सवाल ये पूछ रहा है कि प्रेशर कुकर में फास्ट क्यों फूड कुक होता है. सॉरी, ए इज द करेक्ट आंसर. इट इंक्रीजेस द प्रेशर रेजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. अब जनरली अगर हम केमिस्ट्री से नफरत करते हैं तो हमें डायरेक्टली समझ नहीं आएगा कि साहब ये प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का क्या कनेक्शन है कुकिंग से. तो टू अप्रिशिएट दिस थिंग, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज कुकिंग. कुकिंग में होता क्या है? सो फॉर अ कुकिंग एंथुसियास्ट, कुकिंग इज एन आर्ट, राइट? बट फॉर अ नर्ड, कुकिंग इज सिंपली अ केमिकल रिएक्शन. कुकिंग इज सिंपली अ केमिकल रिएक्शन. कैसे? कुकिंग में आप क्या कर रहे हैं? यू आर ट्राइंग टू हीट फूड, यू आर ट्राइंग टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फूड until it reaches a point where certain chemical reactions, chemical changes start in the food, and the texture and the taste of the food changes because of those chemical reactions. So you want to take the temperature of food to a particular point. याद रखिएगा इस लाइन को. In cooking you are trying to raise the temperature of food to a particular point. आप फूड का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ले जाना चाह रहे हैं जहां पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाए और आपके फूड का टेक्सचर और टेस्ट चेंज होना चालू हो जाए, राइट? Now let's see what happens in a normal utensil. भूल जाइए प्रेशर कुकर को, एक मिनट के लिए भूल जाइए. एक नॉर्मल पॉट है, पानी लिया, कुछ वेजिटेबल्स डाल दी, ठीक है, और यहां से लगा दी आपने आग. What will happen? The temperature of the liquid, temperature of the water will start increasing, right? Slowly फूड का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, सब कुछ सही चल रहा है. बट अगर वाटर बॉईल होना चालू हो गया, if water starts boiling, then it will start getting converted into vapor, right? अब जो वाटर से वेपर की कन्वर्जन की प्रोसेस है, दैट प्रोसेस कंज्यूम्स लॉट ऑफ एनर्जी. तो अभी तक जब तक वाटर बॉईल होना चालू नहीं हुआ है, ऑल योर एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ योर फूड. बट द मोमेंट वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, द एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी विल गेट कंज्यूम्ड इनटू द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू गैस, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर. तो बहुत सारी एनर्जी तो ये खा जाएगा, तो फूड के हिस्से जो एनर्जी आएगी दैट विल बी लो. Till the time water does not get completely boiled, till the time water पूरा वेपर ना बन जाए, तब तक जो हीट की एनर्जी है वो फूड के हिस्से नहीं आएगी. Once your water has converted into vapor, then food will again start getting heated. That is what happens in case of normal cooking. अब आ जाते हैं प्रेशर कुकर में क्या होता है. So in case of pressure cooker, what happens is the inside pressure is very high. Vessel के अंदर pressure is very high. Now there is a property of water that if you increase the pressure, the boiling point of water increases. For example, generally pressure cooker में 120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाता है. नॉर्मली अगर आप नॉर्मल ओपन एयर में वाटर को बॉइल करेंगे, इट विल बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस. बट इन केस ऑफ प्रेशर कुकर 120 डिग्री सेल्सियस तक इसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाता है.
Now, how is it related to cooking? So what will happen is, अब आप हीट किए जा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, all you want is कि water देर में boil हो, because if water starts getting boiled, your energy will get consumed in the conversion of water into vapor. तो आप चाहते हैं कि water की boiling की process delay हो जाए, so that your heat goes into heating the food, so that your food gets cooked faster. And this you can do by increasing the boiling point of water. अगर आपने ये अचीव कर लिया that water will boil at 120 degrees Celsius, then water will boil later, and till that time your heat will go to the food, and you achieved this task through pressure cooker. You increase the pressure inside that so that the boiling point of the water increased, so that now water will not boil for much time. Now your heat will go only to the food, ठीक, and that is why food gets cooked faster. अब आ जाते हैं, ये थोड़ा सा फैक्चुअल सवाल है, but it's a very important question. So the question says that the HPV virus, human papilloma virus, often seen in the news, is related to which of the following diseases? Answer is cervical cancer. What is the context of this question? Many things. Firstly, just in the recent interim budget, the Finance Minister Nirmala Sitharaman, she has announced that Government of India is going to increase focus on vaccination against cervical cancer. Cervical cancer. बजट की अनाउंसमेंट है ये अभी जस्ट 3 दिन पहले. देयर आर अदर इंपॉर्टेंट न्यूज. सो इंडिया ने एक वैक्सीन निकाली है, दी सेर्वावैक वैक्सीन. It is our first indigenous vaccine against the prevention of cervical cancer. This has been developed again by Serum Institute. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन है, and it got developed I think in 2022 end or 2023 में हुआ है, probably I'm not very sure, but भले अगर ये 2022 में भी हुआ हो, still every few months, हर दूसरे तीसरे महीने में गवर्नमेंट की एक अनाउंसमेंट आती है that we are going to start a vaccination drive in the school girls for this particular vaccine. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज बन जाती है. अब एक एक करके बात करते हैं कि क्या क्या इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए. कॉन्टेक्स्ट की तो हमने बात कर ली. अब आ जाते हैं पहले इस वायरस पे. वायरस का क्या कनेक्शन है सर्विकल कैंसर से. फर्स्ट ऑफ ऑल, एचपीवी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इज one of the most common virus of reproductive tract. Reproductive tract में genitals के पास जो infections होते हैं, the HPV virus is one of the most important causes in case of both men and women. Normally, in case of 90%, HPV virus does not create any serious symptom. आएगा चले जाएगा. But if this HPV virus persists in women, it can lead to cervical cancer. सर्विकल कैंसर मतलब सर्विक्स जो बॉडी पार्ट है, इन दैट कैंसर इन दैट सर्विक्स. सर्विक्स क्या होता है? सर्विक्स इज द बॉडी पार्ट दैट इज एट द लोअर पार्ट ऑफ द यूटेरस एंड कनेक्ट्स विद द वजाइना. नाउ पॉपुलर कॉनोटेशन में आपने जो बर्थ कैनल सुना है, दैट इज नथिंग बट सर्विक्स. इसकी अवेयरनेस इज वेरी लो. इवन इन अमंग विमेन सर्विकल कैंसर की अवेयरनेस बहुत लो है, बट cervical cancer is the second most prominent cancer cases in Indian women after the breast cancer, and that is why we are so worried. That is why government is so concerned to make this vaccination drive. इस cervical cancer का one of the most important cause is HPV virus infection, persistence of this infection. ये HPV virus तो आता रहता है, जाता रहता है, but its persistence is one of the most prominent cause of cervical cancer. सर्विकल कैंसर दूसरी वजह से भी होता है, बट प्रोमिनेंट कॉज इज एचपीवी वायरस. अच्छा, एचपीवी वायरस से क्या मेन को भी कुछ होता है? यस, इवन दी मेन जेनिटल एरियाज कैन गेट सर्टेन सीरियस इन्फेक्शंस. इनफैक्ट मेन को भी कुछ टाइप के कैंसर्स हो सकते हैं जेनिटल पार्ट से रिलेटेड बिकॉज ऑफ दी एचपीवी, सेम एचपीवी वायरस. एंड दैट इज वाई सर्वावैक जो वैक्सीन आई है, गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू गिव इट टू बोथ बॉयज एंड मेन, boys and girls.
दोनों को देने की प्लानिंग चल रही है. व्हाट एक्चुअली कम्स आउट इज वी कैन नॉट गेस, बट अभी प्लानिंग ये है बिकॉज इट कॉजेज सर्टेन डिसीजेज इन मेन टू. अच्छा, ये हो गया हमारा सर्विकल कैंसर की कुछ बातें. इसमें दो चीजें और इंपॉर्टेंट है. एक, ये प्रिवेंटेबल तो है ही है because there is a vaccine against it. Secondly, it's also curable. If you detect it early, if you manage it well, it's curable. चलिए, वैक्सीन की भी हमने बात कर ली कि भाई इसको सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज सेइंग दैट जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये बहुत ही इसमें जितने टर्म्स आपको दिख रहे हैं, ऑल द टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो थोड़ा पुराना हो गया ब्लॉकचेन, but all the other terms are very important and they can come as a separate isolated question. So बात करते हैं इसकी. So the question is saying that generative artificial intelligence tools are based on which of the following technologies. generative AI क्या होता है देखेंगे, but पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. इसका आंसर है 1 is right, 2 is right, 3 is wrong, 4 is right. So basically 1, 2 and 4, option C. अब ब्लॉकचेन, आई एम वेरी श्योर दैट 80% स्टूडेंट्स ने ब्लॉकचेन भी माना होगा. व्हाई? बिकॉज वी ट्रीट ब्लॉकचेन एज सम काइंड ऑफ मैजिकल स्टिक कि भाई कुछ भी अच्छा हो रहा है उसमें ब्लॉकचेन तो यूज हो रही होगी, बट इट्स नॉट दैट. सी, जनरेटिव एआई इज नॉट बेस्ड ऑन द blockchain, although you can utilize them together and make certain good things for like human life, but the technology itself is not based on the blockchain. क्या है मतलब आर्टिफिशियल जनरेटिव एआई का, और इन सब वर्ड्स का एक एक करके बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरेटिव एआई क्या है? सो जनरेटिव एआई मींस, पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं. चलिए एक काम करते हैं. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू हैव ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस. It's the ability of machines to have human-like intelligence. That is why we are calling it artificial intelligence. अब generative AI, generative artificial intelligence क्या है? So it's a form of AI, it's a form of artificial intelligence in which machine can generate new content, new text, new images, new voice using the pattern of earlier existing data. मतलब आप इसमें डेटा फीड करते रहे, it will study the pattern of those data and now it can give you new content, new text, new images. इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है चैट जीपीटी. अगर आप चैट जीपीटी को ध्यान रखेंगे, then you exactly know what is generative AI. What chat GPT is doing? It is giving you new form of content, text, images based on earlier feeded data. जो हमने डेटा फीड किया उसका पैटर्न स्टडी किया और उससे न्यू कंटेंट दिया. अच्छा, ये किन टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड है इसकी बात करते हैं. तो वहां पे अगर आप देखें तो ये तीन ऑप्शन सही थे. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसको प्यार से एनएलपी कहते हैं, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसको प्यार से एलएलएम कहते हैं. वेरी पॉपुलर एब्रिविएशंस. ये तीनों यूज होते हैं जनरेटिव एआई में. क्या है ये? देखिए, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज अ सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट्स अ सब फील्ड. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एएनएन आता है. एएनएन मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. सो सी, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू आर ट्राइंग टू टीच मशीन ह्यूमन इंटेलिजेंस, राइट? आप चाह रहे हैं कि मशीन के पास ह्यूमन इंटेलिजेंस आ जाए. नाउ देयर आर मेनी वेज टू डू दिस थिंग. द वन वेरी पॉपुलर मेथड ऑफ अचीविंग दिस थिंग इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. One very popular method of giving machine the intelligence, human-like intelligence, is ANN. So ANN is a subfield of AI. ANN क्या होता है? So neural network शब्द पे फोकस करिए. So what this is going to do is, it's a set of coding, it's a set of algorithm which is trying to mimic the human brain networks. हमारे ह्यूमन ब्रेन में बहुत से न्यूरॉन्स हैं. Those neurons are forming a network. उस न्यूरल नेटवर्क को मिमिक करने की, कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, सो दैट इट कैन थिंक लाइक ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन जैसे प्रोसेस करता है चीजों को, ह्यूमन ब्रेन जैसे डिसीजन लेता है, इट इज ट्राइंग टू फॉर्म दोस काइंड ऑफ न्यूरल कनेक्शंस सो दैट इट कैन थिंक लाइक ह्यूमन ब्रेन. तो ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हो गया. ऑब्वियसली आप सोचिए, अगर आप जनरेटिव एआई में आप ह्यूमन न्यू लैंग्वेज के टेक्स्ट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ह्यूमन जो न्यूरल नेटवर्क है
जो ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क है उसको तो स्टडी करेंगे ही करेंगे, राइट? उसके तो यूज होगा ही होगा. नाउ व्हाट इज दिस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? So it's the ability of the machine to understand the human language and interpret it. It is the ability of the machine to understand the human language and interpret it. इसे हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं. आप वर्ड को ब्रेक करिए. नेचुरल लैंग्वेज मतलब ह्यूमन लैंग्वेज, उसकी प्रोसेसिंग. इट मीन्स इट इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन लैंग्वेज, इट इज एबल टू इंटरप्रेट दैट, इट इज एबल टू टॉक इन दैट सेम लैंग्वेज. इसे हम कहते हैं एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ऑब्वियसली जनरेटिव एआई अगर न्यू टाइप का कंटेंट दे रहा है ह्यूमन लैंग्वेज में, तो उसमें एनएलपी तो यूज हो ही रही होगी ना. वो समझ रहा है ह्यूमन लैंग्वेज को, तभी वो हमें कंटेंट दे पा रहा है. नाउ व्हाट इज दिस एलएलएम? सो एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एनएलपी. एनएलपी से बहुत मिलता जुलता है, बट इट इज एन एडवांस्ड फॉर्म. सो इन केस ऑफ एलएलएम, व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ट्रेन्ड this algorithm, we have trained this code upon huge massive set of data, और उस डेटा पे हमने इसको ट्रेन किया है टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेज. तो एनएलपी से बहुत क्लोज है, बट इट्स एक्सटेंड, इट इज वे मोर एडवांस. इसके जो एल्गोरिदम है दे आर वे मोर कॉम्प्लेक्स, एंड इट इज वर्किंग अपॉन मैसिव सेट ऑफ लैंग्वेज डेटा. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सेम है, टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेज एंड टू क्रिएट कॉन्टेंट इनटू दैट. तो ये हो गया हमारा एलएलएम. अब ऑब्वियसली जनरेटिव एआई में ये तीनों यूज होंगे. ब्लॉकचेन क्यों यूज नहीं होता है? सी, ब्लॉकचेन इज वेरी कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. ब्लॉकचेन क्या है? बहुत बार आपने सुना होगा एक टर्म, दैट ब्लॉकचेन इज अ डिजिटल लेजर. डिजिटल लेजर, डिजिटल लेजर का मतलब, लेजर मतलब समथिंग दैट कीप्स द रिकॉर्ड, समथिंग दैट कीप्स द रिकॉर्ड. डिजिटल लेजर. लेजर मतलब रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है. डिजिटल लेजर मतलब इट्स अ डिजिटल डेटाबेस, इट्स अ मेथड टू स्टोर डेटा. व्हाट इज इट्स स्पेशलिटी? इट्स स्पेशलिटी इज दिस, दैट इट्स ऑल्टरेशन, changing this data is very difficult. It's a chain of blocks, and each block is containing certain data, information. If you add a certain new block, it is very difficult to change the previously existing data. तो आप उसी में ऐड किए जा रहे हो, and once you want to change this, आपने ये ऐड कर दिया न्यू ब्लॉक, you cannot change the older data, and it is very transparent. If you try to do this thing, जो भी उस नेटवर्क में शेयर्ड यूजर्स होंगे, सबके पास ये इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि आप कुछ ऑल्टरेशन कर रहे थे. So it's a very transparent mechanism of sharing data. It's a very secure mechanism of sharing data. ये है ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा यूज जो आपने सुना होगा, दैट इज इन क्रिप्टो करेंसी. जो बिटकॉइन वगैरह अपन देखते हैं, दैट इज द मोस्ट फेमस यूज ऑफ ब्लॉकचेन. इस ब्लॉकचेन का जनरेटिव एआई के फाउंडेशन में कोई यूज नहीं है. आप जनरेटिव एआई और ब्लॉकचेन को एक साथ यूज कर सकते हैं, बट जनरेटिव एआई इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस टेक्नोलॉजी. चलिए, नाउ कम्स द सेकंड लास्ट क्वेश्चन. सो इट सेज it is about the solid state batteries. What is the context of this question? See, जो battery है, now it's always in the news because we are betting very high on electric vehicle. हम ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, हम पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा बेट कर रहे हैं. एंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, 30 to 40% cost is coming from battery. Battery is very integral component of electric vehicles. Nowadays, mostly we are relying on lithium ion batteries. Lithium ion batteries in case of electric vehicle. Electric vehicle में जो बैटरी यूज हो रही है, they are a type of lithium ion battery. Lithium ion battery के लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है. अच्छा, सॉलिड स्टेट बैटरी क्यों न्यूज में है? See, you may have heard the news with respect to the electric vehicles getting fire. ये न्यूज हम सबने सुनी है बहुत बार. There is a concern of safety with respect to the current battery. That is where we are exploring other kind of batteries which can overcome the challenges of lithium ion battery.
अब ये उसका कॉन्टेक्स्ट है। एक बार हम पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट सॉल्व कर लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट कि क्या क्या होता है सॉलिड स्टेट बैटरी का मतलब। फर्स्टली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट सॉलिड स्टेट बैटरीज यूज अ सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इंस्टेड ऑफ अ लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट फाउंड इन लिथियम आयन बैटरीज। बिल्कुल सही है, लिथियम आयन बैटरी में एक लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है और इसमें सॉलिड होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बात करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट दे हैव अ हायर एनर्जी डेंसिटी एंड आर पोटेंशियली सेफर देन ट्रेडिशनली लिथियम आयन बैटरी। बिल्कुल सही है। In fact, one of the most important reason why we are exploring so much for solid state battery is this, because they are very safe in comparison to the lithium ion battery. Third is incorrect. It is saying that solid state batteries are currently widely used in all consumer electronic due to their cost effectiveness. First of all, they are not very widely used in all consumer the electrical things. Lithium ion battery ज्यादा जगह दिखती है। Solid state battery जो आपको दिखती है वो कुछ कॉस्टली मेडिकल गैजेट्स में दिखती है, फॉर एग्जांपल पेस मेकर, कुछ स्मार्ट वॉचेस में भी यूज होती है। तो ये कुछ बहुत ही हाई एक्यूरेसी वाली चीजों में हम यूज कर रहे हैं, ना कि बहुत वाइडली। एंड ऑल्सो इट इज नॉट वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज रिलेटिवली कॉस्टली, तभी हम इसे मेडिकल चीजों में यूज कर रहे हैं ज्यादा, ना कि नॉर्मल प्रोडक्ट्स में। सो थर्ड इज रॉन्ग, फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट, इट मीन्स ओनली टू। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स की। सबसे पहले थोड़ा सा ना एक काम करते हैं, सेल का बेसिक देख लेते हैं। एक सेल क्या होती है जो हम बैटरी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल इज अ मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हाउ इट प्रोड्यूसेस? सो इट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस बैटरी, इस सेल के अंदर देयर आर केमिकल्स, दीज केमिकल्स हैव केमिकल एनर्जी and this chemical energy will convert into electrical energy and from there we will get the current and the electricity. ठीक, this is what is the purpose of cell. अब एक सेल में प्राइमरली फंडामेंटली तीन चीजें होती हैं। ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये आप देख रहे होंगे, एक रॉड है, ये एक रॉड है, और ये एक सॉल्यूशन में डिप्ड है, राइट। हम बहुत केमिस्ट्री नहीं जाएंगे, ठीक है, यूपीएससी इज नेवर गोइंग टू आस्क केमिस्ट्री। आप देखेंगे तो फिजिक्स में फिर भी चले जाते हैं, बायोलॉजी में तो काफी चले जाते हैं, बट केमिस्ट्री में बिल्कुल नहीं जाते हैं। सो हियर यू नीड टू नो मोर अबाउट द कॉन्सेप्चुअल द एप्लीकेशन पार्ट, बट थोड़ा बेसिक देख लेंगे ताकि यू आर एबल टू एटलीस्ट अप्रिशिएट द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट। तो ये तीन चीजें प्राइमरली एक सेल में होती है। ये एक रॉड जो दिख रही है, ये जो रॉड दिख रही है, इन दोनों रॉड को कहते हैं हम इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड एक कंडक्टर रॉड होती है, ठीक है। इसमें से एक रॉड में से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और दूसरे रॉड में इलेक्ट्रॉन जाता है। हाउ दिस इलेक्ट्रॉन गेट्स रिलीज? बिकॉज दे आर डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, दे आर डिप्ड इन अ लिक्विड, एंड दिस सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। इस सॉल्यूशन को वी कॉल इट इलेक्ट्रोलाइट। व्हेन वी डिप these two rods in electrolyte, certain chemical reactions start and because of that charges are getting released. अब यहां से इलेक्ट्रॉन, एक रॉड से इलेक्ट्रॉन जाता है, एक रॉड से इलेक्ट्रॉन रिसीव होता है। अब इसे ही हम कैथोड और एनोड कहते हैं। नाउ बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेवेंट टू अस, आई विल नॉट कंफ्यूज यू कि क्या कैथोड होता है, क्या एनोड होता है, बट रिमेंबर दैट इन वन ऑफ दीज रॉड, इन वन ऑफ दीज इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रॉन विल गेट रिलीज्ड and in another rod electron will come back. ठीक, अब होता यह है कि अब इन दोनों रॉड को हम बाहर एक सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं, एक वायर में। ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, बिकॉज दे वर डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? सॉल्यूशन। तो जो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर सर्किट में पास करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही तो इलेक्ट्रिसिटी है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चालू हो गया। अच्छा, कुछ पॉजिटिव आयंस का मूवमेंट यहां नीचे भी होता है, यहां नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है विद इन दी इलेक्ट्रोलाइट। ये हो गई एक बेसिक सेल। अब जो लिथियम आयन बैटरी होती है ना, उस लिथियम आयन बैटरी में जो हमारा लिक्विड होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, दैट इज लिक्विड। अब इस लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट के क्या प्रॉब्लम है इससे? सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दिस, दैट लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट इज इनफ्लेमेबल. It can catch fire, whereas in case of solid state battery we will not put a liquid solution in between here, we will put a solid electrolyte.
solid electrolyte, and this solid electrolyte is not inflammable, and that is why it will become more safe than the lithium ion batteries. ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया. अच्छा, इस solid electrolyte के, so what it will have is, it will have the lithium electrodes, solid state battery, but the electrolyte will be solid, and that will be its major difference from the lithium ion battery. एक तो इसका एडवांटेज ये हो गया that it will be more safe. There are other advantages too. See, being solid, it can carry more energy per amount of weight. So it will have more energy density than the lithium ion battery. See, remember this thing, lithium ion battery in itself has very good energy intensity, but still there are limitations. Solid state battery can overcome that and can have more energy density than the lithium ion battery. Energy density का मतलब आप वो पर यूनिट वेट जो लेंगे उसमें आप कितनी एनर्जी कैरी कर सकते हैं. There is another advantage of solid state battery, जो इसकी डिस्चार्जिंग होती है, बैटरी है इसकी डिस्चार्जिंग होगी, that discharging is slower in case of solid state battery. अच्छा, ये हमारा फर्स्ट हो गया स्टेटमेंट, ये सही है. सेकेंड भी हमने बात कर ली. थर्ड इज सेइंग दैट दे आर करेंटली वाइडली यूज्ड इन ऑल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स. नो, इट्स नॉट ट्रू. वी आर यूजिंग देम करेंटली इन वेरी कॉस्टली थिंग्स लाइक पेस मेकर. पेस मेकर मतलब जो हार्ट के सपोर्ट के लिए बनाया जाता है ना, दैट मेडिकल डिवाइस, उसमें यूज होता है ये. एंड ऑल्सो वाई वी आर यूजिंग हियर, सी, ये हम एक पेस मेकर में जो बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, वी कैन नॉट कीप अ सेल विच इज पॉसिबली हार्मफुल. हमें सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन कॉस्ट एंड वी पुट द मोस्ट सेफ थिंग दैट वी हैव. ये हो गया हमारा सॉलिड स्टेट बैटरी का डिस्कशन. अब आते हैं हमारे साइंस एंड टेक के लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज दिस. विथ रेफरेंस टू द 5G टेक्नोलॉजी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, it will support massive machine to machine communication. This is right. Second, it has lower latency than 4G. It is also right. Generally lower देख के हमें लगता है कि 5G में सब कुछ हाई होना चाहिए, right? But it has lower latency. क्या होता है latency देखेंगे आप, खुद समझ जाएंगे कि why it is lower. Third, it uses lesser frequency wave compared to 4G. No, it is using higher frequency wave. हायर फ्रीक्वेंसी वेव का फायदा क्या होता है, विल टॉक अबाउट इट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके स्टेटमेंट कितने सही हो गए, ओनली 2. लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट. देखिए, रिकॉल व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट सम क्वेश्चंस बैक. व्हेनेवर यू हैव टू, फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा उससे भी बेसिक पे आ जाते हैं. ये 1G 2G 3G 4G 5G क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस G मींस जनरेशन. 1G means first generation, 2G means second generation, 3G means third generation, 5G means fifth generation. ठीक, अब ये है क्या? All of them are basically the standards of cellular network, phone networks. फोन नेटवर्क्स के अलग अलग अपग्रेडेड जनरेशंस हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं. ये फिफ्थ जनरेशन जो है, जिसमें हमने इंडिया ने रोल आउट किया है करेंटली, दैट इज 5G. अब all of them are wireless communications, cellular network है, phone network है. As I said that all the wireless networks, what they essentially do is they send a wave, and in that wave they will encode the data, and this wave will be received by another gadget. यही होना है. Now, how much data you can send, how fast you can send, all this will depend on the kind of wave that you are using. वेव की कुछ प्रॉपर्टी आपने बचपन में सुनी होगी ना, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ. अगर याद भी नहीं है कोई बात नहीं, बस इतना याद रखिए, ये जो ऊपर वाली वेव दिख रही है और सेकंड वेव दिख रही है, दिस वेव हैज हाई वेवलेंथ. हाई वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब होता है ना, ये जो टॉप टू टॉप की डिस्टेंस देख रहे हो, दैट इज वेवलेंथ. सो दिस वेव हैज हाई वेवलेंथ. जो आपको लूज दिख रही है, loosely made wave, that is high wavelength wave, and this is low wavelength wave, जो आपको tightly packed दिख रही है. frequency इसका उल्टा होता है. so frequency is always opposite to wavelength. इसका मतलब इसकी low frequency है ऊपर वाले की, और इसकी high frequency है.
फ्रीक्वेंसी की फील कैसे करें? फ्रीक्वेंसी की फील कि अगर मान लो ये 1 सेकंड का टाइम है, ठीक है, 1 सेकंड में ये वेव इतना मूव कर गई, ये सेम वेव 1 सेकंड में कितना मूव की? बस इतना, आधा साइकिल चल पाई। वेयर एज दिस वेव कंप्लीटेड 3 साइकिल, देखिए 3 टर्न हो गए इसके, और सेम में इसके हाफ हुए। सो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स द वेव इज मेकिंग इन 1 सेकंड, तो इसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, राइट? अब नाउ इफ यू यूज अ हायर फ्रीक्वेंसी वेव, you can send more amount of data in one signal. Why? देखिए उसका exact reason जो है that is very technical, but just for your understanding, just to appreciate it, I'm giving you one way जो थोड़ा सही है थोड़ा गलत है technically, but still it's a good enough way to remember. जो भी wave high frequency की wave है, they are tightly packed and you can encode more data in one signal. If the wave is having high frequency, it means if the wave is condensed, if the wave is tightly packed, you can encode more data in one signal. तो इसकी डेटा की जो रेट होगा, इसकी जो डेटा स्पीड होगी, that will be higher अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी वेव यूज करेंगे। नाउ टेल मी 5G की स्पीड ज्यादा है या 4G की? ऑब्वियसली 5G, बिकॉज 5G is using higher frequency wave than the 4G. And that is why the 5G has higher data rate, जिसको हम प्यार से स्पीड कह देते हैं, वो इतने Mbps, इतने Gbps जो हम कहते हैं, that is the data rate. You can send more data in one signal. अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ और डिस्कशन पे 5G के। वो फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट तो हमने यहां पे सॉल्व कर लिया। 5G के जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई एम टेलिंग यू क्विकली, ध्यान से सुनना। हम ऑलरेडी काफी स्ट्रेच कर चुके हैं डिस्कशन, तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे। सी, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो इज दिस, दैट द 5G uses 3 frequency waves. मतलब we are using 3 types of waves of 3 different frequency in 5G. One is called low band wave, second is called medium band, third is called high band. ये low medium high क्या है? फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? हाई बैंड की है। फ्रीक्वेंसी, नॉट वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई बैंड इज मोर देन मीडियम इज मोर देन लो। अच्छा, फिर स्पीड किसकी ज्यादा होगी? किससे आप डेटा एक बार में ज्यादा भेज पाओगे? हाई बैंड से, राइट? तो हाई बैंड जब हम 5G यूज करेंगे, स्पेक्ट्रम यूज करेंगे, स्पेक्ट्रम हम कहते हैं वेव्स को, जो वेव्स होती है ना जिसमें डेटा इनकोड होगा, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। वो गवर्नमेंट अलॉट करती है, क्योंकि स्पेक्ट्रम, दोज वेव्स आर पब्लिक प्रॉपर्टी। उसे कोई प्राइवेट कॉर्पोरेट आके खुद से नहीं यूज कर लेगा, गवर्नमेंट एलोकेट करती है उसको, स्पेक्ट्रम को। तो हाई जो हमने बैंड रखा है 5G का, वो रखा है फॉर वेरी इंपॉर्टेंट पर्पसेस। फॉर एग्जांपल टेली सर्जरी, जब आप टेली सर्जरी कर रहे हैं, यू नीड वेरी एक्यूरेट इंटरनेट, उसमें हम 5G करेंगे यूज, सॉरी उसमें हम हाई बैंड यूज करेंगे। लेट्स से बट आपको रूरल एरिया में बेसिक फैसिलिटी देनी है, सो देयर वी विल प्रेफर लो, क्योंकि अभी वहां बेसिक ही नहीं है। फर्स्ट वी वांट टू गिव द बेसिक फैसिलिटी, देन वी कैन अपग्रेड इट। अच्छा, ये हो गया लो, मीडियम एंड हाई का कॉन्सेप्ट। कितना लो, कितना मीडियम, कितना हाई होता है, यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर द नंबर्स। आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं टू हैव एन रफ आइडिया, बट एग्जैक्टली जानने की जरूरत नहीं है कि क्या नंबर है, कि फ्रीक्वेंसी लो की कितनी होती है, हाई की कितनी होती है, मीडियम की कितनी होती है। सेकेंड थिंग, अब देखिए ये जो 3 आपको दिख रहा है ना, दीज 3 टर्म्स, हो सकता है कि आपने नहीं सुने हो, बट ट्रस्ट मी, जस्ट नाउ गो बैक एंड सी एनी आर्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू 5G, ये 3 टर्म आपको दिख जाएंगे। क्योंकि 5G को जो हमने डिफाइन किया है, उस डेफिनेशन में इसके 3 इंपॉर्टेंट यूजेस रखे हैं। भाई 4G से ही भी हमारी दुनिया चल रही थी, हमने 5G लाया क्यों है? फॉर 3 वेरी इंपॉर्टेंट यूज केसेस, और वो 3 यूज केसेस ये हैं। व्हाट इज दिस इनहैंस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड? इनहैंस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड, इट सिंपली मींस कि जो डेटा रेट होना चाहिए, जो अमाउंट ऑफ डेटा दैट शुड गो इन वन सिग्नल, that should be significantly high in comparison to 4G. कितना? तो 20 GB per second तक का, 20 GB per second तक का data rate speed you can get with the 5G. That is what is meaning of enhanced mobile broadband, that the data rate is significantly higher than the 4G. Data rate, whenever I say,
assume speed जो हम अपनी डेली पार्लेंस में यूज करते हैं, it is basically meaning the amount of data that you can send with one signal. Now ultra low latency, latency क्या होता है? latency is a similar concept with respect to the speed of data, but थोड़ा सा एक difference है. देखिए latency means the time that will be taken between the transmission of wave and the receipt of wave. ट्रांसमिशन मतलब जब एक जगह से डेटा निकला और दूसरी जगह पे डेटा पहुंचा, इसके बीच जो डेटा को टाइम लगा, दैट टाइम इज लेटेंसी. एंड नाउ यू कैन इमेजिन कि अगर 5G अच्छा है तो इट शुड हैव लो लेटेंसी, कि जब डेटा निकल रहा है और जब डेटा पहुंच रहा है, दैट टाइम शुड बी वेरी लेस. द 5G हैज अल्ट्रा लो लेटेंसी विच इज अराउंड 1 मिली सेकेंड. 4G का कितना है? 4G का अराउंड 10 था, मतलब 10 टाइम्स ज्यादा लेटेंसी थी, 10 टाइम्स ज्यादा टाइम लगता था डेटा को पहुंचने में. अब आ जाइए, अच्छा पहले एक बार कर लेते हैं तीनों फीचर, देन आई विल गिव यू प्रैक्टिकल एग्जांपल कि तीनों की जरूरत कहां कहां है. थर्ड इंपॉर्टेंट यूज केस ऑफ 5G इज दिस, दैट इट एम्स टू क्रिएट अ मैसिव नेटवर्क ऑफ मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन. मशीन टू मशीन का क्या मतलब है? देखिए अभी तक जो 4G या पिछली जनरेशन थी ना, दे वर टारगेटिंग फॉर ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन. मतलब इफ आई एम टॉकिंग ऑन कॉल विद अनदर पर्सन, इट्स अ ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन, ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन, राइट? ह्यूमन टू मशीन कम्युनिकेशन क्या है? लेट्स से आई एम गिविंग द इंस्ट्रक्शंस टू माय कीबोर्ड टू अ कंप्यूटर, इट्स अ ह्यूमन टू मशीन कम्युनिकेशन. But 5G is focusing on machine to machine communication. How can two machines interact without much intervention of human? How can two machines interact without much intervention of humans? एक एग्जांपल देखते हैं, आप समझ जाएंगे. एक स्मार्ट होम है मान लीजिए, उस स्मार्ट होम में उसने मोशन सेंसर लगाए हुए हैं. इस हाउस के ओनर ने मोशन सेंसर लगाए हुए हैं. मोशन सेंसर का मतलब दोज डिवाइसेस विच कैन डिटेक्ट any movement, ठीक. now let's say there is another device in this home which is smart camera. so let's say there is any unusual activity at home, कुछ movement होती है, this motion sensor will get activated. This will send a message to smart camera that start zooming towards that location. यहां कुछ मोशन हो रही है, start zooming towards this motion, towards this location जहां मोशन हो रही है. now this smart camera will send a message to the mobile of owner, the smartphone of owner, कि साहब ये रहा कैमरा का फीड. Now analyze it. Are you finding it any problematic? If you are finding it any problematic, this mobile will again send a message to a lock, to a mobile control lock. और जहां पे वो हो रहा होगा वहां पे एक लॉक आ जाएगा. So it's a smart home जो कि इतनी सारी मशीन से चल रहा है. कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हुई, मोशन डिटेक्ट हुई, स्मार्ट कैमरा को मैसेज भेजा, स्मार्ट कैमरा ने जूम किया, स्मार्ट कैमरा को इंफॉर्मेशन दिखी, उसने अपने ओनर को भेज दिया फोन पे, फोन ने एनालाइज किया. सी ओनर नहीं एनालाइज कर रहा है, फोन ही एनालाइज कर रहा है. ठीक, ओनर भी कर सकता है, बट लेट्स से इट्स अ वेरी स्मार्ट होम. ठीक है, नाउ फोन विल सेंड अ मैसेज टू दिस लॉक एंड देयर विल बी अ लॉक देयर. सो हियर द मशीन्स आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर. दिस इज अ एग्जांपल ऑफ मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन. ठीक, इसी का एडवांस वर्जन है IoT. आपने एक टर्म सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. Basically machine to machine communication is the base, is the foundation of Internet of Things. Internet of Things imagines a world where all the gadgets are connected with each other. आपका फैन आपके फोन से कनेक्टेड है, फैन AC से कनेक्टेड है, जितने भी गैजेट्स हैं सब आपके एक दूसरे से कनेक्टेड है. that is an idea of Internet of Things. It is based on the machine to machine communication. और 5G का एक इंपॉर्टेंट यूज केस है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन. इससे पहले जितने भी आए थे, they were not focusing on machine to machine communication much. machine to machine का massive use जो होने वाला है वो 5G में होने वाला है.
नाउ लेट मी गिव यू वन प्रैक्टिकल एग्जांपल कि कहां पे मुझे ये चाहिए होंगे। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का तो हमने देख लिया, अभी एक स्मार्ट होम का केस। वेयर डू आई नीड इनहैंस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड, मुझे कब जरूरत है? when I want to watch certain very high HD ultra HD content, I would want that the network should be able to send huge amount of data without any interruption. In that case I will want enhanced mobile broadband. The case of ultra latency, I would want this in case of telesurgery. Telesurgery क्या होता है कि दिल्ली में एक डॉक्टर बैठ के कहीं एक छत्तीसगढ़ के रूरल एरिया में सर्जरी कर रहा है। नाउ सर्जरी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, यू आर डूइंग इट फ्रॉम सो डिस्टेंस। अगर आपका जो लेटेंसी है, अगर जो टाइम है डेटा पहुंचने का, इफ दैट इज वेरी हाई, इट कैन क्रिएट ह्यूज प्रॉब्लम। सो इन केस ऑफ टेलीसर्जरी यू वांट अल्ट्रा लेटेंसी फीचर। सो ये वाला 5G का जो यूज केस है, ये मुझे चाहिए हाई HD वीडियो देखने के लिए, नेटफ्लिक्सिंग के लिए। दिस आई नीड फॉर टेलीसर्जरी एंड दिस आई नीड फॉर बिल्डिंग अ वर्ल्ड ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक, ये तीन प्राइमरी यूज केसेस हैं 5G के। अभी एक आप टर्म देख रहे हैं, नेटवर्क स्लाइसिंग, वेरी टेक्निकल वर्ड बट वेरी प्रोमिनेंट वर्ड। 5G का कोर फीचर है नेटवर्क स्लाइसिंग। नेटवर्क स्लाइसिंग और किसी भी 4G 3G 2G में नहीं हो सकती है। इनफैक्ट व्हेन जियो लॉन्च 5G, जियो ने नेटवर्क स्लाइसिंग टर्म का भी यूज किया था। नेटवर्क स्लाइसिंग आप गूगल करेंगे, यू विल रियलाइज कि कितने सारे आर्टिकल है। यूपीएससी बहुत डेप्थ में नहीं पूछेगी, वो सिंपली एक बेसिक स्टेटमेंट देगी कि साहब नेटवर्क स्लाइसिंग ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आंसर इज 5G। नेटवर्क स्लाइसिंग होता क्या है, हम टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, बट एक बेसिक एग्जांपल समझते हैं। इमेजिन अ पिज्जा विच इज वेरी स्पेशल। पिज्जा के जो 6 स्लाइसेस हैं, all these 6 slices are of different flavor. सब 6 slices के अलग अलग फ्लेवर है। Now based on personal interest, you can go and pick any slice that you want. पिज्जा एक है, बट उस पिज्जा के अंदर 6 फ्लेवर एग्जिस्ट कर रहे हैं। Based on users interest, it can pick any slice that it wants. अब नेटवर्क स्लाइसिंग पे आते हैं। नेटवर्क स्लाइसिंग is similar to that. What it does is, so there is a one common physical network, physical infrastructure, एक ही सिंगल टेलीकॉम प्रोवाइडर है मान लीजिए, बट उसे, उस टेलीकॉम प्रोवाइडर को अलग अलग यूजर को सेटिस्फाई करना है। कोई यूजर कहता है कि मेरा यूज केस जो है साहब वो तो इनहैंस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड का है, गिव मी दैट स्लाइस ऑफ योर नेटवर्क विच विल केटर टू माई दिस नीड। देयर इज अनदर सेट ऑफ यूजर which is a very high profile doctor. That user is saying to the telecom provider that give me that slice of your network which can cater to my need of ultra low latency. Then there is another case, another Gen Z who is saying that I want my home with full of IoT. So give me that slice of your network which can fulfill my machine to machine communication demand. So same telecom operator has to fulfill all these needs. What it will use is, it will utilize the feature of network slicing. It will take its one common physical network and it will create multiple virtual network over that one common network. And these multiple virtual network will be like different slices, network slices. And these slices will cater to one different set of 5G demand. ठीक, तो वो पिज्जा वाले एग्जांपल को याद रखें। तो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड में नेटवर्क स्लाइसिंग आएगा, राइट? इफ यू रिमेंबर दैट एनालॉजी, इफ यू रिमेंबर ओनली दिस मच, यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। बहुत डिटेल में निटी-ग्रिटी में जाने की जरूरत है नहीं। दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आई होप दैट यू लर्नड, वी ट्राइड टू रीड अबाउट द रिलेटेड थीम्स ऑल्सो। हमने कोर थीम के अलावा ट्राई किया है कि बाकी भी इश्यूज कवर करें, ताकि अगर कुछ रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। रिमेंबर, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था ड्यूरिंग द डिस्कशन। इफ यू नो दैट थिंग, आई वुड बी हैप्पी अगर आप उसका रिप्लाई फिगर आउट करेंगे कि क्या है। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपने कुछ सीखा होगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट अनुभव। थैंक यू एवरीवन।